या तो एक चैप्टर आएगा या फिर 2 चैप्टर आएगा। एंड उसका भी हमें ऑलमोस्ट पता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे, ये सारा ऑलमोस्ट हमें पहले से पहले ही पता होता है। तो कितना आसान काम था, मतलब 6 महीने में आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जस्ट 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से भी एक बार एग्जाम देने में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर आपको कवर करना पड़ रहा है एक सब्जेक्ट से। और वो भी इतना कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है कि भाई बहुत ज्यादा डेप्थ में, डेप्थ उसकी कुछ नहीं रहेगी, ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो हमें सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन और उससे क्या होता है बेसिकली, हमारा एग्जाम से 1-2 रात पहले पढ़ के नंबर भी आ जाते हैं ठीक ठाक, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत राइज कर जाता है। हमें लगता है कि जो हमारा तरीका है पढ़ने का, जो स्ट्रेटेजी है हमारी, जिस तरह से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है बल्कि कुछ भी। वो सिर्फ उस चीज के लिए बेस्ट था, उस चीज के लिए ठीक था, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? जैसे कि मान लो तो वहां पे आपने 6 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़े, 5 सब्जेक्ट पढ़े, डेप्थ भी नहीं थी कुछ भी, और क्वेश्चन का लेवल भी, क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट पता होते हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे 6 महीने 7 महीने का टाइम मिल रहा है तैयारी करने का, इसके बाद 6-7 महीने बाद होगा एग्जाम। एंड एग्जाम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वहां पर आपको 100 नंबर में लेके चलना पड़ता है सिर्फ एक सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे 100 नंबर में कितने सब्जेक्ट आएंगे एक साथ आएंगे 12-13 सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग में, सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके पास एक साथ कंबाइंड होंगे। एंड सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्या है कि जो डेप्थ रहेगी टॉपिक्स की, वो भी बहुत ज्यादा रहेगी वहां के कंपैरिजन में। जो यहाँ पे डेप्थ होगा क्वेश्चन, जिस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि 100 मार्क्स का रहेगा आपके पास में क्या, पेपर 1 रहेगा जिसमें टेक्निकल सेक्शन होगा, एंड 100 मार्क्स के आसपास रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा जिसमें क्या नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है। बाकी आपके पास में मेंस भी होगा, आपके पास मेंस होगा लगभग 300 मार्क्स का मेंस निकल के आता है एग्जाम आपके पास। तो डिफरेंस है कि ये वहां पे आपको 100 नंबर में लेके चलना पड़ रहा है जस्ट एक सब्जेक्ट सिंपल, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 100 नंबर में पूरे के पूरे 12-13 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। तो और जो डेप्थ रहेगी क्वेश्चंस की, वो भी क्या रहेगी, काफी ज्यादा रहेगी। जिस डेप्थ में जाके आपने पहले सोम पढ़ा होगा कभी, उससे कई गुना ज्यादा डेप्थ दिखाई देगी अब तुम्हें। जिस डेप्थ में पहले तुमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उससे कई गुना ज्यादा डेप्थ दिखाई देगी तुम्हें सॉइल मैकेनिक्स की, अब कि किस तरह से एक्चुअली है क्या सॉइल मैकेनिक्स। तो बहुत बहुत डिफरेंस है। अब ऐसे में जब हमें पता है कि 12-13 सब्जेक्ट हमें एक साथ एग्जाम में लेके चलने हैं, ठीक है, एक एग्जाम में 12-13 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं एक साथ, तो ऐसे में एक सिंपल सा पॉइंट आता है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्रिएट करेगा कि भाई किस स्टूडेंट का एग्जाम निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। वो डिफरेंस क्रिएट करता है रिवीजन आपके पास, कि आपने कितनी बार उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रखा है, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं। अदरवाइज पढ़ाया तो हर किसी को सेम ही जाएगा ना भाई। 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 के 10 को, हर किसी को कंटेंट क्या मिलेगा, सबको सेम मिलेगा, सबको सेम चीज बताई जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्हें कुछ अलग चीज बताई या तुम्हें कुछ अलग चीज बताई है, सबको क्या बताया जाएगा, सेम बताया जाएगा, सेम तरीका रहेगा बताने का। लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होते सबके। क्यों नहीं होते हैं सबके सिलेक्शन? क्योंकि हर किसी ने सेम सेम बार उसको रिवाइज नहीं करा, हर किसी ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रखे होते। ये चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। तो एक सिंपल सा जो पॉइंट है कि रिवीजन रिवीजन इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये रिवीजन डिसाइड करता है, क्योंकि पढ़ाया हर किसी को सेम चीज जाएगी, सबको सेम चीज बताई जाएगी। तो डिफरेंस आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, कितनी बार आपने उस चीज को रिवाइज कर रखा है। अब सेमेस्टर में हमें ऑलरेडी पता था कि भाई ये क्वेश्चन है, 1-2 रात पहले पढ़ाई करी, 1-2 रात पहले पढ़ाई करी, पढ़ लिए, एग्जाम निकाल दिया, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ठीक ठाक नहीं आते, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस भी हमारा बहुत राइज कर जाता है। हमें लगता है कि जो स्ट्रेटेजी है हमारी पढ़ने की, तैयारी करने की, बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता। वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं करेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम एग्जाम से 1-2 रात पहले पढ़ के 12-13 सब्जेक्ट को सेम उसी डेप्थ में जाके माइंड में स्टोर कर पाओ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कंटिन्यूअसली 6 महीने 7 महीने जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए, उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। यही डिफरेंस क्रिएट करेगा एग्जाम में आपके। आए समझ में? क्योंकि हर कोई सेम चीज पढ़ रहा है। अभी तो यहाँ पर आपका बैच चल रहा है, उधर मेन बैच भी चल रहा है, उसमें लगभग 50+ स्टूडेंट्स हैं। तो हर किसी को वहां पर भी सेम चीज बताई जाती है, बट सबके थोड़ी निकलते हैं सिलेक्शन। उन्हीं बच्चों के निकलेंगे जिनका क्या होगा, क्वेश्चन जिन्होंने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखे हैं, जिसने रिवीजन सही से करा है, जिसने क्लास अटेंटिवली अटेंड करी है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि एक दिन क्लास अटेंड करी, 2 दिन छुट्टी मार ली, फिर एक दिन कर ली, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली, ऐसे में कुछ नहीं होता। क्योंकि सब टॉपिक्स की रहती है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी रहती है टॉपिक की। भाई आज जो चीजें बताई जाएंगी वो कल आपकी यूज होंगी, जो कल चीज पता पढ़ाई जाएगी वो परसों यूज करोगे, नेक्स्ट डे जो पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट डे यूज करोगे। तो पॉइंट इज दैट की क्लास को मिस नहीं करना किसी भी तरह से। अगर एक बार कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करा है, पढ़ना शुरू किया है, तो उसको कंटिन्यूअसली एंड तक लेके चलना है। क्लास मिस करने से बहुत लॉस होगा आपके पास, लॉस होगा, क्योंकि आगे के पूरे टॉपिक में आपको सफर करना पड़ जाता है फिर। क्योंकि टॉपिक की क्या रहती है आपके पास में, कनेक्टिविटी रहती है हर टॉपिक्स की। तो पहला बेसिक पॉइंट तो क्या बताया कि जो स्ट्रेटेजी वहां पर थी वो यहाँ पे लेके नहीं चलनी है। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ एक एग्जाम में देने हैं बैठ के। वहां पे
एक बार में एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जस्ट, यहाँ पर एक एग्जाम में सारे सब्जेक्ट होंगे। एंड डेप्थ भी क्या रहेगी टॉपिक्स की, बहुत ज्यादा डेप्थ रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन एक मेन पॉइंट है जो कि आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा सिलेक्शन में या फिर नॉन सिलेक्शन में, अदरवाइज पढ़ाया सबको सेम चीज आएगा। बट पॉइंट ये है कि भाई रिवीजन कैसे करें, हम क्या तरीका रहता है रिवीजन करने का। रिवीजन करने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बस। हमें लगता है कि हम थ्योरी उठाकर बैठ जाएं, 2-2 घंटे फॉर्मूला याद कर उसको लिख लिख कर देख रहे हैं, थ्योरी में जो पढ़ाया उसको लिख लिख कर देख रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। तरीका क्या ठीक है आपके पास, जितना पढ़ाया जा रहा है वो उस क्लास में सीखो। 2-2.5 घंटे की जितनी भी क्लास हो रही है, सारी की सारी चीजें कोशिश ये करनी है कि क्लास में हमें याद हो जाए। घर पर जाकर क्या करना है, जस्ट 10 मिनट 15 मिनट नोट्स ओपन करके बैठे, ऊपर से देख लिया कि हाँ क्या पढ़ाया गया, एक बार रिकॉल कर लिया वैल्यू को, क्या सिंपल उठाकर बैठ गए आपके पास, क्वेश्चन उठा के बैठ गए बस। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तुम्हारे अपने आप। तो ये फायदा रहेगा, ये तरीका है रिवीजन करने का। रिवीजन हम क्या सोचते हैं कि हमें पढ़ने हैं नोट्स को रिवाइज करना है पूरा का पूरा, उसको लिख लिख कर देखना है, बट ऐसा नहीं होता। जस्ट क्या पॉइंट है आपके पास में, क्वेश्चन उठाकर बैठो डायरेक्टली, जितना याद करना है, जितना समझना है, जितना सीखना है, सब कहाँ पर सीखो, क्लास में बैठ के सीखो। ये जो 2-2.5 घंटे का यहाँ पे सेशन चलेगा जो भी, बाकी घर पे जाकर तो एक काम होना चाहिए आपके पास में, सिर्फ क्वेश्चन उठाकर बैठना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवीजन नोट्स से बिल्कुल भी नहीं करना है, नोट्स भी रिवाइज करने पड़ते हैं, बीच बीच में नोट्स का भी रिवीजन जरूरी है। आया समझ में पॉइंट। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेके चलना है इसको एंड तक बिल्कुल भी, और ये हर सब्जेक्ट की कहानी होगी आपके पास। जैसे जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है उसको तो रिवाइज करना ही है कंटिन्यूअसली, इससे अलावा जो प्रीवियस सब्जेक्ट आपके पास हो जाएंगे, जैसे मान लो अभी हाईवे चल रहा है, इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा आपके पास, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आपके पास में, उसको भी लेके चलना है, प्लस जो प्रीवियस हो चुका हाईवे हो चुका जैसे आपके पास में, इसको भी साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। तो जो सब्जेक्ट चलता रहेगा उसको भी रिवाइज करना है, साथ साथ इससे पहले जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको भी रिवीजन में लेके रखना है। और रिवीजन करने का तरीका क्या है, भाई सिंपल क्वेश्चन उठाकर बैठ जाओ डायरेक्टली उसके, 1 घंटा क्वेश्चन उठाकर बैठो, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी अगर तुमने सॉल्व करे तो 50 क्वेश्चन के साथ साथ ये मान लो तुम्हारे 200 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। ये तरीका रहता है रिवीजन का। मतलब आया समझ में पॉइंट, क्या मतलब है। अब जैसे एक आता है कि क्वेश्चन के बारे में बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखो सिंपल सा पॉइंट है कि हम एग्जाम, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बताओ। बोलो। हम एसएससी जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तैयारी जेई की। अब क्या जिंदगी में एक एसएससी जेई थोड़ी है भाई, जेई तो कल स्टेट एग्जाम निकलेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। अभी देखो ये यूपी ट्रिपल एससी आ जाएगा आपके पास में, कल किसी दूसरी स्टेट में जेई की वैकेंसीज आ जाएंगी, यूपी में आ जाएंगी, उत्तराखंड में आ जाएंगी, किसी दूसरी स्टेट में आ जाएंगी। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आज एसएससी जेई को लेके चल रहे हैं, कल यूपी में वैकेंसी आ गई, चलो ठीक है अब यूपी के लिए पढ़ना है दोबारा से हाईवे बैठ के, या फिर कल हरियाणा में वैकेंसी आ गई तो अब हरियाणा के लिए हमें दोबारा से अलग से हाईवे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना पॉइंट भाई, हाईवे हाईवे एक बार पढ़ लिया, एक बार थ्योरी खत्म हो गई, दैट मींस बस खत्म। अब उसके बाद जिंदगी में उसकी थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी क्या करना है सिर्फ बस आगे बस क्वेश्चन करते रहो सिर्फ। तो एक बार थ्योरी पढ़ ली, वो इस तरह से थ्योरी पढ़नी है कि जिससे कि हम कल की डेट में किसी भी जेई के एग्जाम में अपियर करें, या खाली एक ही चीज है बस, एक ही एग्जाम में बैठना है दुनिया में बस एसएससी जेई में, ऐसा नहीं है ना कुछ भी। एग्जाम तो बहुत सारे आएंगे आपके पास में, तो हर एक एग्जाम के लिए जिससे कि आपका थ्योरी का कवरेज हो जाए, तो ऐसे ही लेके चलेंगे हाईवे को। तो इसके लिए सिंपल सा पॉइंट ये है कि देखो थ्योरी तो मैं मोस्टली तुम्हें ऐसे कवर करवा दूंगा कि तुम्हारा कोई भी एग्जाम में तुम अपियर करो, किसी भी जेई एग्जाम में अपियर करो, चाहे स्टेट का हो चाहे एसएससी हो, तो थ्योरी की कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब क्वेश्चन का मैटर आता है कि क्वेश्चन के लिए 2 रेफरेंस रहती है हमारे पास में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के लिए 2 रेफरेंस रहेंगे आपके पास में। एक रेफरेंस क्या होती है, एक तो होता है आपके पास में प्रीवियस ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कौन से वाले, तुम्हें एसएससी जेई के, एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमें एक तरह से इतनी बार प्रैक्टिस कर देने हैं जिससे कि उनके आंसर तक याद हो जाए हमें, कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये निकल के आता है। और दूसरा क्या रेफरेंस रहता है, पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि सफिशिएंट तुम्हें प्रैक्टिस हो पाए। प्रीवियस ईयर में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लाइक अगर हाईवे है तो इतने क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर में जिससे कि तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक की। तो इसके लिए एक रेफरेंस हम हर सब्जेक्ट में लेके चलते हैं, वो है आपके पास बुक आती है गुप्ता एंड गुप्ता करके जेई के लिए। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिससे कि तुम्हारा गुप्ता एंड गुप्ता तक का पूरा कवरेज हो जाए कवर। अब तुमने अगर एक बार उस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो इसका मतलब यह है अगर तुम्हारे से वो क्वेश्चन हो गए, इट मींस कि तुम कल की डेट में किसी भी जेई एग्जाम में अपियर करो, तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 200-250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन तो है गुप्ता एंड गुप्ता में, 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में प्रीवियस ईयर के।
तो लगभग 350 क्वेश्चन हो गए आपके पास में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। इससे अलावा हर टॉपिक पे जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके पास में, हाईवे में, ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, हर टॉपिक पे कन्वेंशनल क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं प्रैक्टिस। हर टॉपिक पे कन्वेंशनल क्वेश्चन करवाया जाएगा हर टॉपिक पे। तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे क्लास में, 25-30 क्वेश्चन। तो लगभग 300-400 क्वेश्चन हो गए आपके पास एक सब्जेक्ट के। 300 क्वेश्चन अगर तुमने हाईवे की प्रैक्टिस कर ली तो इससे ज्यादा क्या बचता है फिर? कुछ भी नहीं बचता है। चाहे कल की डेट में भाई क्वेश्चन कोई ऐसे थोड़ी कि हर बार कोई आपके हर एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चन उठाकर तैयार करता है, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाते हैं? कोई भी पेपर होना है आपका, उसके लिए तैयार करने हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से? बनाने का तरीका रहता है सिंपल, आपके पास स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब इतना टाइम है क्या किसी के पास में कि कोई तुम्हारे लिए अलग से बैठ के 100 क्वेश्चन तैयार करेगा? 2-4 क्वेश्चन इधर से उठाए, 2-4 क्वेश्चन उधर से उठाए, 2-4 क्वेश्चन उधर से उठाए, पेपर तैयार हो गया आपके पास। बस ऐसे चलता रहेगा। तभी तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तुम, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब वो रिपीट क्यों हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन? क्योंकि वही सेम उठा के डाले जा रहे हैं ना, इसलिए रिपीट हो जाते हैं। आया समझ में? तो कैसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की? हाँ, अब देखो पहला पॉइंट तो है कि बोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ क्या यहाँ पर खड़ा होके, कि भाई मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? बताओ, बोलो। हम्म, बताओ। अभी बताया तो तुम्हें, 2 रेफरेंस बताइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। एक गुप्ता एंड गुप्ता का रेफरेंस रहेगा आपके पास में। अब देखो ये बहुत, हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है। तो मैं अपना पर्सनली बताऊं तुम्हें, मेरी क्लास में अगर कोई भी टॉपिक चलेगा तो हर चीज में तुम्हारे मुंह से यस सर निकलना चाहिए कि हाँ ऐसा आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। अब ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है डाउन एकदम। भाई सामने से मुझे कैसे पता लगेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब तुम रिस्पॉन्स करोगे तभी तो आएगा ना समझ में, पता लगेगा। अब मैं खुद से थोड़ी बात कर रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होगा। तो हर बात में रिस्पॉन्स मतलब मिलना चाहिए सामने। अब मेरी एनर्जी कितनी रहेगी वो डिपेंड करेगा तुम्हारी एनर्जी पे। जितना रिस्पॉन्स आएगा तुम्हारे से उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें। हाँ समझिए पॉइंट। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, जितना अटेंटिव लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, उतना ज्यादा चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। आया समझ में? तो हर चीज में आना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बोलो कि हाँ यस सर आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो मना करो। दोबारा उसको पूछोगी, दोबारा समझाओगी, दोबारा कैसे हुआ है चीज। ठीक है। तो क्वेश्चन का बताया मैंने मैटर, आपको 2 मैटर बताए हैं। एक तो होगा प्रीवियस ईयर का आपके पास में, दूसरा क्या रहेगा आपके पास में? गुप्ता एंड गुप्ता का रहेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिंपल, गुप्ता एंड गुप्ता में सफिशिएंट क्वेश्चंस हर टॉपिक के, मोस्टली उन्होंने हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा रखे हैं आपके पास। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे उसमें, गुप्ता एंड गुप्ता में जो है। तो 2 रेफरेंस हो गई। और तीसरा क्या रहेगा आपके पास में? जो क्लास के क्वेश्चन है। हर टॉपिक से जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लाइक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये सब क्या है वो आगे देखेंगे। बट क्वेश्चन हर टॉपिक के कवर हो जाएंगे क्लास में आपके कन्वेंशनल। बताओ आया समझ पॉइंट? तो ये चलेगा आपके पास में। तो क्वेश्चन का हो गया, 2-3 रेफरेंस आपके पास क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिवीजन करने का तरीका क्या है? तरीका है आपके पास में क्वेश्चन उठाकर बैठ जाओ सीधा। रिवीजन जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका भी लेके चलना है, इससे अलावा जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स हो जाएंगे उनको भी रिवाइज करते चलना है। एंड एक पॉइंट आया आपके पास में कि जो वहां पे तरीका था कि लास्ट नाइट स्टडी करके एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। रीजन क्या है? कि डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी। एंड दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या है? डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक एग्जाम में लेके चलने, इसलिए वो तरीका काम नहीं करेगा। सिलेक्शन होगा नहीं होगा दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द रिवीजन, की हमने कितनी बार टॉपिक को रिवाइज कर रखा है, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि पढ़ाया हर किसी को सेम चीज चाहिए। तो क्वेश्चन का हो गया मैटर आपके पास में, कैसे करना है रिवीजन वाला चीज क्लियर है, कैसे करना है रिवीजन, क्या करना है, स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी वो बताया। अब देखो एक और पॉइंट है इसमें, जैसे कि अब जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं घर पे बैठ के, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अटक जाते हैं हमारे, डाउट्स आते हैं, मतलब नहीं हो रहा सॉल्व, या कोई पढ़ते पढ़ते घर पे टॉपिक में दिक्कत आ गई कि भाई ये चीज क्लास में जब पढ़ाई थी तब तो आ गई थी समझ में, लेकिन घर पे दोबारा से दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा, भूल गए। तो इसका क्या तरीका रहता है? मतलब कोई भी डाउट, मेरा मतलब है बोलने का, डाउट अगर कोई भी रहेगा किसी तरह का, तो डाउट के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं डाउट क्लियर करने के। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें कैसे क्लियर करना है उसे। जैसे कि ऑप्शन आपके पास पॉसिबल है, क्लास के बीच में चल रहा है टॉपिक, उस टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है वहीं पे क्लास के बीच में पूछ लो कि कैसे हुआ है दोबारा से बता दो। क्लास के बाद पूछ सकते हो रुक के आराम से, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का अगर कभी टाइम चाहिए तो क्लास के बाद में भी टाइम अवेलेबल है, टाइम मिल जाएगा आराम से, 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी है आपके पास में वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि घर पे पढ़ाई कर रहे थे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई करते करते पढ़ाई, अब कैसे करें? अब इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास में? देखो चाहे तो घर पे दिक्कत आई तो उसको नेक्स्ट डे क्लास में आके पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो नेक्स्ट डे आगे,
या फिर दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास में, नंबर शेयर कर देते हैं सभी लोग, तो उसके बाद क्या है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिंपल मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, जैसे भी ठीक लगे वैसे मैसेज पे डाल दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, इसको बता दो, सॉल्व करा दो इसको। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कभी कॉल पे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह के डाउट्स के लिए। तो 3-4 ऑप्शन बताए डाउट्स का कैसे लेके चलना है तुम्हें। तुम क्लास में पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो, 10-15 मिनट आधे घंटे का टाइम चाहिए, घर पे दिक्कत आ रही है पढ़ते पढ़ते, घर पे से मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, जैसे भी ठीक लगे, घर पे से कॉल कर सकते हो अगर कभी कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है तो। आए समझ? ये 3-4 तरीके बताए तुम्हें डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं हमें। तो डाउट्स का भी पॉइंट हो गया आपके पास ना। एंड एक और चीज आती है कि जैसे नोट्स कैसे लेके चलेंगे। देखो नोट्स का ऐसा है पॉइंट कि नोट्स में प्रॉपर तुम्हें क्लास में बनवा दूंगा अपना, जो भी कंप्लीट प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास वो क्लास में बनाए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनेंगे बिल्कुल एकदम। बाकी इससे अलावा एक और पॉइंट है कि नोट्स एक्चुअली वो हैं जो हम खुद से बनाए अपने हिसाब से। भाई मैं ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवाऊंगा क्लास में वो तुम्हारा क्वेश्चन उसमें सारे कवरेज हो जाएंगे, क्वेश्चन तक का मैटर सारा कवर हो जाएगा, बट बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, देखो क्लास में जो बताया जाएगा वो 100% तो आपके माइंड में रिटेन रहेगा नहीं। क्लास खत्म होते ही 20-30% चीजें गायब हो जाती हैं दिमाग से, जो बताया जाता है। अब महीने भर बाद 50% चीजें गायब हो जाती है, और 2 महीने बाद पूरा ही गायब हो जाता है, कब अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो। ऐसे चलता है कंडीशन। तो ऐसे में जो भी मान लो कि क्लास में कोई एग्जाम्पल उठाया गया, मान लो कोई टॉपिक समझाते हुए तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम्पल ठीक था, उसको साइड में अपने हिसाब से लिख लो एक हिंट टाइप से, जिससे कि कल की डेट में जब महीने भर बाद 2 महीने बाद नोट्स रिवाइज करोगे तो वो पढ़ते ही हमें एकदम से याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ चीज बताई गई थी। आया समझ में क्या करना है? तो अब ऐसा नहीं कि नोट्स हमें बहुत सुंदर दिखाने हैं या 10-10 तरह के पेन यूज करने हैं, ब्लू येलो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं इसे कोई प्रदर्शनी में थोड़ी भेजनी है कॉपी को कि भाई जिसके जितने सुंदर नोट्स होंगे उसको जॉब मिलेगी, जिसके सुंदर नोट्स नहीं होंगे उसे जॉब नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो जैसा भी तुम्हें ठीक लग रहा है साइड में लिख लो, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, हिंट टाइप लिख लिया करो साइड में जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी मोस्टली ऐसा होता है कि हर पॉइंट में लिखवा ही दूंगा तुम्हें खुद से कुछ, ज्यादा से ज्यादा तो। बट फिर भी अगर इससे अलावा कुछ लगा तुम्हें तो उसको खुद से अपने हिसाब से क्या करेंगे हम, नोट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंगली नोट कर लेंगे। सो ये नोट्स का पॉइंट आया आपके पास में। नोट्स कैसे लेके चलेंगे वो बताइए दिया तुम्हें पॉइंट ना, नोट्स प्रॉपर बनेंगे तुम्हारे क्लास में। इससे अलावा कुछ भी एडिशनल तुम्हें पॉइंट लिखना है हिंट की तरह से, तो वो तुम अपने हिसाब से साइड में नोट कर सकते हो, जिससे कि अगर महीने भर बाद उठाकर बैठोगे नोट्स को तो चीजें याद आ जाएंगी देख के कि हाँ ऐसा कोई एग्जाम्पल उठाया था, इस तरह से याद आ जाएगा। बताओ आया समझ में? चलो, सो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है आपके पास में। डाउट्स का क्लियर कर दिया कि डाउट्स का कैसे करना है। 3-4 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, जैसे ठीक लगेगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पूछ लेना। क्वेश्चन का बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर का रेफरेंस हो जाएगा आपके पास में, और गुप्ता एंड गुप्ता का रेफरेंस हो जाएगा, एंड एक क्लास के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लास के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी हमें ऐसा लगता है तैयारी करते समय कि हम तैयारी करते हुए बहुत ज्यादा फ्लो में खो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि ये बुक भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, और वो खरीदने में रह जाते हैं, फिर वो खुलती कोई सी नहीं है। तो जो दो चीज बताई गई है बस उनको लेके चलना सिर्फ, एक तो प्रीवियस ईयर एंड दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता, बस। इससे अलावा किसी तीसरी चीज में मत घुसना अभी। तीसरी चीज में कब जाना है? जब इनको तुम बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, जब इन दो चीजों को तुम नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, अब लग रहा है तुम्हें कि भाई हाँ मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए नए क्वेश्चंस, तब किसी तीसरी रेफरेंस को उठाना। एंड तीसरी रेफरेंस होती है आपके पास, एक बुक आती है यूथ कंपटीशन करके, YCT, वो भी बहुत बेस्ट है। लेकिन उसको कब करना है हमें? जब ये दोनों खत्म हो जाएगी उसके बाद करना है उसको। वो एक मैंने और तीसरा मटेरियल बता दिया तुम क्वेश्चन कहां से उठा सकते हो, ये तीसरा रेफरेंस रहेगा आपके पास में। मोस्टली कवरेज इतना हो जाएगा आपके पास कि आपका चाहे किसी भी उससे आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन रुकेंगे नहीं आपके। मोस्टली 98-99% चीजें आपकी कवर अप हो जाती हैं। देखो अब ऐसा तो नहीं मैं कहता कि भाई 100%, अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि दुनिया में आज तक जितनी भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं जेईई के, हर एग्जाम का एक एक क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा? ऐसा तो नहीं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ इतना गारंटी जरूर होती है कि हाँ 98% चीजें, 99% चीजें आपकी पूरी कवर अप हो जाती हैं, पूरी प्रॉपर हो जाती है कवर। और सिर्फ एसएससी जेईई के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी जेईई का एग्जाम उठाकर देखो आप। बाकी तो इतने सारे कोड्स होते हैं आपके पास में, कोड में से उठाकर पूछ लेते हैं चीजें ना। तो बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ोगे लगभग 20 से ज्यादा तरह के कोड आपको दिखाई देंगे, मोर देन 20 टाइप्स ऑफ कोड। अब वो पॉसिबल है कि तुम्हें 20 के 20 तरह के कोड पढ़ाए जाएंगे क्लास में? ऐसा नहीं है पॉसिबल ना। तो लेकिन हाँ 99% चीजें आपकी सारी कवर हो जाती हैं, प्रीवियस ईयर की भी, गुप्ता एंड गुप्ता की भी, YCT की, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर देखो चाहे। आए समझ में?
रिवाइज करते चलना है, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस नंबर हो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए। किसी में डाउट आ रहा है तो उसको पूछ लेना अपने हिसाब से, और बाकी जो चल रहा है सब्जेक्ट उसको भी रिवाइज करना है, जो प्रीवियस हो चुके हैं उनको भी लेके चलना है। साथ साथ रिवीजन का तरीका क्या है, नोट्स ऐसे नहीं कि नोट्स खोलकर बैठ गए उसको याद करके 2-2 घंटे तक लिख लिख के देख रहे हैं घर पे, ऐसे नहीं करना है रिवीजन। बस क्वेश्चन उठाकर बैठ जाओ सिंपल, घर पे जाके 10-15 मिनट को देख लो ओपन करके, और बाकी क्वेश्चन उठा के बैठो सिंपल उसके। सो डाउट्स का हो गया आपके पास में, और हर सब्जेक्ट में यही सेम चलेगा आपके पास में। तो लगभग ये मान लो कि आप मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, 300 प्लस क्वेश्चन। अगर मान लो तुमने अगर 300 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए तो इससे ज्यादा क्या बचता है फिर आपके पास? कुछ भी नहीं बचता है भाई। 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने हाईवे से, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट से। और बिल्डिंग मटेरियल में तो और ये ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको सजेस्ट करेंगे गुप्ता गुप्ता आप सॉल्व ही करो, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सजेस्ट किया जाएगा, जैसे हाईवे में बताया जा रहा है। अब जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में नहीं बोलेंगे कि वहां पे आप गुप्ता गुप्ता सॉल्व करो। रीजन क्या है उसका कि प्रीवियस ईयर में इतने ज्यादा क्वेश्चन हैं तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी गुप्ता गुप्ता सॉल्व करने की। प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के बैठोगे बिल्डिंग मटेरियल का, लगभग मोर देन आपको 800 से ज्यादा क्वेश्चन दिख जाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर में। 800 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में खाली। तो 800 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं तो इसके अलावा बचेगा क्या उसमें? फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें प्रीफर करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है जिनमें प्रीफर मत करना। वैसे बिल्डिंग मटेरियल में रिक्वायरमेंट नहीं है, हाईवे में रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सजेस्ट कर दिया है कि वो लेके चलना साथ साथ। बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं उसमें खुद बता दूंगा तुम्हें कि किसमें फॉलो करनी है किसमें फॉलो नहीं करनी है। बताओ आया समझ में? ये सब पॉइंट्स हैं आपके पास में। अब बाकी 5-6 महीने की है मेहनत। इससे पहले कॉलेज में किसने कितना पढ़ रखा है किसने कितना नहीं पढ़ रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा जाएगा एकदम। क्योंकि अगर मैं पहले से ये अज्यूम करके चल लूंगा कि हाँ तुम्हें ये आता होगा तो वो सही नहीं है। क्योंकि कुछ चीज ऐसी होंगी जो तुम्हें आती होंगी, कुछ चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं आती होंगी। तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें नहीं आता, कुछ आता होगा तुम्हें कुछ तुम्हें नहीं आता होगा। तो ऐसे तो हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग हो रहा है ना। तो इसका सिंपल सा क्या तरीका है? तरीका यह है कि ये मान के चलिए कि सामने जो भी बैठा हुआ है इसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से लेके शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से ही लेके शुरू करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स। ऐसा नहीं मानेंगे कुछ भी कि हाँ आपने कॉलेज में पढ़ रखा है, आपने कॉलेज में कुछ सीखा होगा। जो भी शुरू करेंगे बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल है अभी हमारा, और जीरो से लेके हमें लेके चलना है बस। लेकिन इतना है कि जिस समय आपका सब्जेक्ट खत्म होगा, बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारे लेवल में खुद से कुछ डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पहले हमारा लेवल क्या था, हम क्या सोचते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारी थिंकिंग कितनी डेवलप हो चुकी है, कितना लेवल डेवलप हो चुका है हमारा। और मेन काम ही लेवल बढ़ाने वाले तो काम होता है सारा का सारा। भाई जो मेन पॉइंट है वो है ही क्या, अपने आप को ग्रो कराने वाला ही तो पॉइंट है ना, सीखने वाला पॉइंट है बस। तो अभी जो लेवल है, अब से महीने भर बाद जब तुम्हारा सब्जेक्ट खत्म होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर में, खुद से खुद तुम्हारे लेवल में तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगा कि हाँ पहले क्या थी कंडीशन हमारी और अब क्या कंडीशन हो चुकी है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे इस सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि वो आगे कहीं काम नहीं आएंगे तुम्हारे। अगर जब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तुम सॉइल पढ़ोगे, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे, हर जगह पे यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें अप्लाई करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेंगे बिल्कुल बेसिक जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। यही सारी की सारी चीजें कहाँ ऑब्जर्व करोगे? अदर सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके पास, सॉइल होगा, एनवायरमेंट होगा, बिल्डिंग मटेरियल होगा, हर सब्जेक्ट में यही सेम एप्लीकेशन करनी होगी तुम्हें। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे इनका एप्लीकेशन दिखाई देगा तुम्हें, और कहाँ पे? नॉट ओनली इन हाईवे, अदर सब्जेक्ट जो आपके पास में होंगे, जो आगे आएंगे सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट का यूज या फिर एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसीलिए बहुत केयरफुली समझना है, छुट्टियां नहीं मारनी है, ठीक है? अगर एक बार कोई सब्जेक्ट शुरू करा है तो उसको कंटिन्यूअसली प्रॉपर क्लास करते हुए अटेंड कर लो लास्ट तक। अदरवाइज एक क्लास छोड़ने का मतलब होता है कि हमने पूरा सब्जेक्ट में सफर करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। कभी कुछ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो रही है कि भाई तबियत ही खराब हो गई, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो तो एक अलग बात होती है। बट ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश हो रही है बाहर, अब हम फ्लो थोड़ी कर जाएंगे, थोड़ी सी बारिश हो रही है कि छुट्टी मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास छोड़ने का मतलब होता है कि पूरा सब्जेक्ट आपने खराब कर दिया एक तरह से, ये मतलब है। और एक बार खराब हो जाती है चीज तो फिर दिक्कत रहती है बाद में बहुत ज्यादा। बताओ 5-6 महीने की मेहनत है, सही से कर लो एक बारी। किसने कितना पढ़ रखा है, कॉलेज में कुछ पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा ना किसी ने, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी ने पता नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अगर इतना भी नहीं पता ना किसी को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। बस 5-6 महीने सही तरह से सीरियस होकर कर लो पढ़ाई जब शुरू कर रहे हो तो। लेकिन 5-6 महीने बाद खुद से खुद तुम्हें दिखाई देगा कि कल कोचिंग जब खत्म होगी तुम्हारी, उस समय तुम्हारा इतना लेवल बन जाएगा कि तुम कोई भी एग्जाम निकालने का सोच सकते हो। इतना लेवल बन जाएगा तुम्हारा जब कोचिंग खत्म होगी तुम्हारी। अभी लग रहा है कि एसएससी जेई निकालना है, कल की डेट में तुम्हारे पास में इतना लेवल होगा तुम्हारा कि तुम अगर चाहोगे मुझे एसएससी जेई निकालना है, एसएससी जेई निकाल दोगे तुम आराम से। तुम्हें चाहोगे कि भाई मुझे यूके ट्रिपल एस से निकालना है, वो भी निकाल दोगे तुम आराम से। किसी स्टेट में वैकेंसी आई है जेई की, तुम उसको टारगेट करोगे, वो भी निकलेगा तुम्हारे से आराम से।
इतना लेवल ग्रो कर जाएगा, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी की। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए एंड कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए मेहनत में। कंसिस्टेंटली रिवाइज करनी है चीजें एंड कंटिन्यूटी रखनी बना के क्लास में, क्लास डेली आना है एंड कंसिस्टेंटली क्या होना है, रिवीजन करना है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, ये चलना है जस्ट। अब ऐसे बहाना थोड़ी सुनेगा कोई, भाई कोरोना हो रखा था पिछले साल तो पढ़ाई नहीं हुई, मैं नहीं पढ़ पाया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। अब जिन लोगों के सिलेक्शन निकलेंगे उनको, उनके लिए तो कोरोना था या सिर्फ तुम्हारे लिए कोरोना हो रखा है? वो तो सभी के लिए था ना। उन्होंने भी तो कभी ना कभी पढ़ाई करी होगी, या उन्होंने नहीं पढ़ाया घर पे बैठ के, उनको ऐसे कुछ एडवांटेज दे के चलो ठीक है भाई कोरोना हुआ तो तुम्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना कुछ भी, उन्होंने भी तो पढ़ाई करी होगी ना। तो ऐसा कोई नहीं सुनता बहाना कि भाई ये कोरोना हुआ था, दिक्कत हो गई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई इसलिए नहीं निकल पाई मेरी रैंक। अब जब करना है तो कर लो आराम से, 6-7 महीने आराम से। कल की डेट में 6-7 महीने की मेहनत है तुम्हारी और पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी खुद से खुद। यही तो होता है पॉइंट भाई। गवर्नमेंट जॉब है, सिंपल स्टेबिलिटी भी मिलेगी खूब आपको लाइफ में एंड फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, दोनों चीजें मिलती हैं आपको, दोनों की दोनों चीजें। तो लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब बिना मेहनत के क्या मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा ना कुछ भी। अब अगर हाँ ऐसा लगता है तुम्हें कि हाँ ठीक है घर का बैकग्राउंड बहुत बहुत अच्छा है, 20-25-30 लाख रुपए दे देंगे जॉब खरीद लेंगे, ऐसे भी तो चलते हैं ना सिस्टम्स। गवर्नमेंट वैकेंसी निकली थी उसको खरीद लेते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है? होता है ना इस तरह से भी, ऐसा भी चलता है। अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो तैयारी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर इतनी कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना। हर किसी ने मेहनत करी और मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें कल जाकर। आए समझ में पॉइंट? सो जस्ट कर लो आराम से 4-5-6 महीने जो भी है, ठीक। ये सब पॉइंट्स है आपके पास, बताओ अगर कुछ पूछना है तो बोलो। और अटेंटिवनेस दिखनी चाहिए क्लास में, अदरवाइज बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और कुछ नहीं होता है। सो सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर कोई मजा नहीं आता है पढ़ाने में। और रिस्पॉन्स दिखेगा सामने से तो उतना ज्यादा चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी। जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव क्लास होती है, जितना ज्यादा अटेंटिव क्लास होती है, उतनी ज्यादा चीजें अंदर से निकलती हैं पढ़ाने वाले के भी। अदरवाइज अंदर से चीजें कितनी निकलनी है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सामने वालों की कंडीशन पे। जैसी कंडीशन सामने है उसके हिसाब से चीजें बताई जाती हैं, ठीक। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाई देगा मुझे तुम्हारा कि हाँ सही, मतलब पूरा इंटरेक्ट कर रहे हो, चीजें पूछ रहे हो, आ रही है नहीं आ रही है समझ में, तो उतना ज्यादा चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी। एंड जस्ट सीख लो आराम से एक बार, खुद से खुद तुम्हारे लेवल में डिफरेंस दिखाई दे जाएगा तुम्हें आपसे महीने भर बाद जब सब्जेक्ट खत्म होगा। करें शुरू। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे आपके पास में ना। अब क्या है टॉपिक? टॉपिक रहेगा आपके पास में हाईवे इंजीनियरिंग। लेकिन हाईवे से पहले, जैसे टॉपिक तो है हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे फिर ही डिस्कस कर रहे हैं, हाईवे के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। अभी कुछ पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है सिंपल। सो पहले हाईवे पे नहीं आ रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। भाई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ने की, कि कहाँ कहाँ पर हम डे टू डे लाइफ में इस सब्जेक्ट को अपनी देख सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट समझने का मतलब है कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ है आपकी लाइफ में, कहाँ पर आप उसको यूज करोगे अपने डे टू डे लाइफ में, ये पॉइंट समझने वाला है। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें पहला काम क्या देखना होता है कि वो अप्लाई कहाँ पर होगा सब्जेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन कहाँ है हमारी जिंदगी में उसकी, ये चीज देखना है सबसे पहले। अब एप्लीकेशन समझने के, इंपॉर्टेंट समझने के दो तरीके होते हैं आपके पास पे। एक तो होता है क्या कि आप उसको प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होना है। एंड दूसरा क्या तरीका होता है आपके पास में? दूसरा तरीका होता है कि एग्जाम पर्पज से, कल की डेट में एग्जाम भी तो निकालना ही है ना। तो दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली कहां पर यूजफुल होगा एंड दूसरा पॉइंट कि एग्जाम पर्पज से क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। सो यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट उठा रहे हैं, पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझना है प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली क्यों हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको सीखना क्यों जरूरी बन जाता है। एंड द पॉइंट इज दैट कि एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, क्या मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, क्या मतलब होता है इसका? एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ये मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करने का। कि भाई किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर आपने दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना मतलब हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है, हमने मूवमेंट करा दिया उसका। मूवमेंट किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कर दिया आपने उसको। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कोई सामान हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, या फिर कोई हो सकता है इंसान भी तो होते हैं। किसी एक इंसान को आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख के आ जाओ, वो भी क्या है आपके पास में, आपने उस इंसान का क्या करा दिया?
ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया। तो ये बेसिक मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ किसी भी चीज का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके पास। लेकिन पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों हो गई हमें, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन की, क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन कराना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे हमें क्यों पहुंचाना पड़ता है, बताओ। हाँ, टाइम सेव करने के लिए। किस चीज का टाइम सेव करना है? अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? प्रोजेक्ट को ही जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट अचीव ही ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा। अब तुम बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट को हम जल्दी अचीव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट अचीव ही किसकी वजह से होगा? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो प्रोजेक्ट अचीव ही नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो आप जिंदगी में, कोई भी प्रोजेक्ट अचीव नहीं हो पाएगा किसके बिना? ट्रांसपोर्टेशन के बिना। चाहे कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए आप, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है आपके पास जिंदगी में, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई मिलने जाना है, किसी को घूमने जाना है कहीं पर, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, इंडस्ट्री में जाना है, किसी एग्रीकल्चर सामान बनाया जा रहा है, कोई कोई दुकान से सामान लेकर आना है, ये सब प्रोजेक्ट ही तो है आपके पास में। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। और एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं होगा तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है तुम्हारे पास में, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो आप। भाई खाना खाना है, ऑर्डर करा, तो जो इंसान लेकर आएगा ऑर्डर को, उसको क्या करना पड़ेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे आना पड़ेगा ना, मूव करके। तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी था। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो पाता तो वो क्या कैसे पॉसिबल होता? वो नहीं पॉसिबल था ना। हमें कोई सामान लेकर आना है शॉप से खरीद के, तो हमें जाना पड़ेगा वहां पे। अगर वो जा ही नहीं पा रहे हम, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे लेकर आओगे सामान? आया समझ पॉइंट? कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बनाने हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इंडस्ट्री में किसी भी चीज की, कोई सपोज करो कोई कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है क्या? कपड़ा बनाया जा रहा है। उस इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी लोगों की, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी ना भाई, लोग ही तो, इंसान ही तो काम कर रहे होंगे ना इस इंडस्ट्री में। अब लोग हैं कहाँ पे प्रेजेंट, इंसान कहाँ पर प्रेजेंट है? अपने घरों पे बैठे हुए हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं ना, तो उन्हें अपने घर से जाना पड़ेगा कहाँ पे? इंडस्ट्री तक जाना पड़ेगा। जब वो इंडस्ट्री में पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाकर क्या करेंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे कपड़ों की। अगर वो नहीं पहुंच पाते तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है? या अपने आप बन जाएगा कपड़ा? ऐसा नहीं होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो देखो ये भी प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो आप, चाहे सपोज हमें खेत में काम करना है, खेत में काम कर रहे थे, खेत में किसकी रिक्वायरमेंट है? फसल ग्रो करानी है कोई भी, वहां पर भी किसकी रिक्वायरमेंट है? लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ से? अपने घरों से कहाँ पे? खेत तक जाना पड़ेगा ना। अगर नहीं जा पाएंगे तो वहां पर क्या फसल ग्रो हो जाएगी? क्या नहीं ग्रो हो पाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होगा तो। बताओ आया समझ में? अब इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए एक डायग्राम बनाकर देखते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा क्या मतलब है। ये जो बेसिक चीज बताई, इसी को एक डायग्राम के फॉर्म में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड। जैसे सपोज करो, कुछ भी उठा लीजिए कि आप किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सपोज किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी बिजनेस, मान लो बिजनेस, कोई एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर उठा लिया, कुछ भी उठा सकते हैं यहाँ पे, कोई भी केस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर लीजिए। चाहे इन हर जगह पे जो कुछ भी चीज आपने उठाई ना, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, यहाँ पे इन हर जगह पे किसी ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पर इन प्लेसेस पे, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? लोगों की रिक्वायरमेंट है। लोगों की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ हमें रिक्वायरमेंट है किसी गुड्स की, सामान की। भाई हर किसी चीज को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है ना। मान लो खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए किसी रिक्वायरमेंट है? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्री में भी किसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हर तरह की इंडस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी।
बिजनेस में चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कुछ गुड्स की, कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी आपको, एंड साथ साथ किसकी जरूरत है? ह्यूमन बींग्स की भी जरूरत है। अब ये जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ह्यूमन बींग्स है, ये कहां पर प्रेजेंट है? ये इस जगह से किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट है ना, या यहीं पे बैठे हुए हैं? किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट है। मान लो कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहां पे होंगे? अपने घरों पे होंगे, है ना, अपने घर पे होंगे। तो ये है आपके पास में ह्यूमन बींग्स, किसी दूसरी लोकेशन पे ह्यूमन बींग्स हैं। और क्या हो सकता है आपके पास में? गुड्स हैं, कुछ भी हो सकता है, सामान, जो भी चीज इंडस्ट्री में जैसा भी सामान चाहिए, गुड्स होगा, एंड सर्विसेज होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट थी आपके पास में। अब हम इस इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, किस किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? ह्यूमन बींग्स की, गुड्स की एंड सर्विसेज की। तो हमें इन्हें, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको लेके जाना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ना, इन्हें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा इन्हें हमें। एंड यानी कि आप ह्यूमन बींग्स, गुड सर्विसेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके चले गए, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले गए ना, इसी को टेक्निकली क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं ना, इसी को तो टेक्निकली कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। सो हमने इनका ट्रांसपोर्टेशन करा दिया, इनका ट्रांसपोर्टेशन करा दिया हमने टेक्निकली, एक तरह से ये था। अब यहां पर हुआ कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, यहाँ पे क्या हो चुका? कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैसी है, बिजनेस कैसा है, एग्रीकल्चर किस तरह का हो रहा है, तो यहाँ पे किसी ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट हो गया मैन्युफैक्चर। अब ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ यहाँ पर, इस प्रोडक्ट को हमें कहाँ पे लेके जाना है? मार्केट में लेके जाना है। ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट जो यहाँ पे बना था, इस प्रोडक्ट को कहाँ पे लेके जाना है? हमें मार्केट में लेके जाना है। यानी कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, और इसी को टेक्निकली क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसे कहा जाता है टेक्निकली ट्रांसपोर्टेशन। इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो मार्केट्स में आ चुका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ चुका मार्केट्स में आ चुका प्रोडक्ट। अब ये मार्केट्स में आने के बाद कहां जाएगा? यहां से मार्केट से कहां जाएगा प्रोडक्ट? कंज्यूमर के पास चले जाएगा। जो भी कंज्यूमर है, जिसको भी इसे कंज्यूम करना है, लोगों को जिसे भी इसे चाहिए था, ये किसके पास पहुंचेगा? कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा, कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा ये प्रोडक्ट। चलो, ये कंज्यूमर्स के पास आ चुका। तो यानी कि मार्केट से लेके जाना है किसके पास में? कंज्यूमर के पास। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा ना इसको। तो यहां पर भी तो रोल आ गया आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का। ये है ट्रांसपोर्टेशन आपके पास। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम सिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा, ये थी कंडीशन आपके पास में ना। अब ये पूरी एक प्रोसेस है आपके पास में, एक डायग्राम है। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए, अगर ये प्रोसेस पॉसिबल करवानी है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सबसे जरूरी चीज है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता, मतलब वो वहां से यहाँ ना आ पाते, तो ये पॉसिबल हो पाता क्या? पॉसिबल ही नहीं था ना, ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर ये पूरी प्रोसेस हमें कंटिन्यू करनी है, अगर ये पॉसिबल करवानी है प्रोसेस, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ही पड़ेगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है इस पूरी प्रोसेस को सेटिस्फाई करवाने के लिए। अब सपोज करो, अगर ये प्रोसेस सेटिस्फाई हो गई, अगर ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाई, तो क्या होगा? इकोनॉमी जनरेट होगी। इकोनॉमी जनरेट होगी, वही लोगों को पैसे मिलेंगे ना। तो अगर ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाई, तो ही क्या डेवलप होगा? इकोनॉमी जनरेट होगी। अगर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाई, तो इकोनॉमी जनरेट नहीं हो पाएगी। और अगर इकोनॉमी जनरेट नहीं हो पाई, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में। आया समझ? कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। इकोनॉमी के बिना क्या पॉसिबल है? कुछ पॉसिबल नहीं है। फूड, क्लोथ्स, घर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना इकोनॉमी के। कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता तो इकोनॉमी जनरेट नहीं होनी थी। अगर इकोनॉमी जनरेट नहीं होनी थी तो ऑल द बेसिक नीड्स हमारी जिंदगी की जितनी भी होती हैं, फूड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट से कुछ भी नहीं मिलने वाला था, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। और अगर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ तो इकोनॉमी जनरेट होगी, एंड अगर इकोनॉमी जनरेट हो गई तो हमारी जिंदगी की जितनी भी बेसिक नीड्स थी, सारी की सारी बेसिक नीड्स क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। आया समझ में पॉइंट? तभी तो फुलफिल होंगी ना सारी की सारी बेसिक नीड्स। ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी हमारी जिंदगी की सबसे मतलब बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक फूड होता है, शेल्टर, घर, क्लोथ्स, पढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब बेसिक नीड्स है ना। ये सब पॉसिबल हो पाएंगी कब? अगर इकोनॉमी जनरेट होगी। और इकोनॉमी जनरेट कब होगी? जब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा। तो आया समझ में रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने का? ये एक बेसिक सा पॉइंट था आपके पास में। सो हम ये यहाँ से एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है हमारी जिंदगी की हर एक बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की बेसिक नीड हो, आपके पास कुछ भी बेसिक नीड हो, बिना ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक नीड्स पॉसिबल ही नहीं है, सेटिस्फाई ही नहीं हो सकती। और इसका तो एक सबसे कॉमन एग्जांपल अभी के देखो, कोरोना के टाइम पे अभी हुआ क्या था एक्चुअली? ट्रांसपोर्टेशन तो रुका था भाई, जहां थे इंसान वहीं रुक गए थे, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था किसी भी चीज का। अगर ये सब चीज रुक गई थी तो दिक्कत क्या आ गई थी? इकोनॉमी जनरेट नहीं हो पा रही थी, लोगों के काम छूट गए थे। काम छूट गए थे तो बेसिक नीड्स जो थी लोगों की लाइफ में, लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही थी, काम छूट गए थे, घर नहीं रहे, ऐसे भी पॉसिबल हुआ ना सब। तो ये सारी की सारी चीजें रुक गई थी आपके पास देखो। तो ये सब सिंपल सा एग्जांपल उठा सकते हैं यहाँ से। तो सारी बेसिक नीड्स क्या हो गई थी लाइफ की, अफेक्ट हो गई थी जस्ट अभी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ था, अफेक्ट हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन रुकने से हो गए थे सारी की सारी चीजें। बताओ आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब इस पॉइंट का? तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस कंडीशन को हम, कि क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ में। है क्या ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज समझी। एंड इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख ले भाई। इकोनॉमी, इकोनॉमी, मनी, बेसिकली मतलब क्या है? मनी, एंड मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है ना पैसा। हर कोई इंसान क्यों कर रहा है चीजें? इकोनॉमी के लिए कर रहा है ना, कल के डेट में पैसा आएगा इसलिए कर रहे हैं। बताओ, या तुम्हें ऐसा मजा आता है पढ़ने में कि भाई मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बैठ के? एम क्या है तुम्हारा पढ़ने का? कि भाई पढ़ के कल जॉब मिलेगी तो क्या डेवलप होगा वहां से? इकोनॉमी डेवलप होगी, पैसे आएंगे, और पैसे आने के बाद में क्या होंगी? सारी की सारी बेसिक नीड्स हैं, जो भी तुम्हारे इच्छाएं हैं करने की, वो सब इच्छाएं पूरी करोगे तुम अपनी। हाँ समझ में पॉइंट? तो यही सब तो इसीलिए तो कर रहे हैं सब। तो इकोनॉमी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। इकोनॉमी होगी तो सारी बेसिक नीड्स क्या होंगी हमारी लाइफ की, सेटिस्फाई होंगी। और कौन कौन सी बेसिक नीड्स है वो सब तुम्हें बताया। तो ये रोल आता है निकल कर। बताओ आया समझ में क्या प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है? अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, अभी हम हाईवे पे नहीं आए हैं। हाईवे पे नहीं आए जस्ट, अभी तो किसका डिस्कशन कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन किया है कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, एंड ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्यों आता है हमारी जिंदगी में, प्रैक्टिकली क्यों जरूरी है। आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा ना ये चीज। तो इसमें कि जस्ट डायग्राम बनाओ, एंड डायग्राम बनाकर इसके बारे में एक दो पॉइंट नोट करेंगे। डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम।
ये बना लिया? नो, हो गया। चलो लिखो इसमें पॉइंट लिखो एक, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ, transportation is the movement of goods and human beings. Transportation is the movement of goods and human beings and services. Transportation is the movement of goods and human beings and services from one place to another place. From one place to another place. From one place to another place. From one place to another place, and it is required to satisfy all the basic needs, and it is required to satisfy all the basic needs, and it is required to satisfy all the basic needs of human life, such that it is required to satisfy all the basic needs of human life, such that food, economy, education, employment, houses, etc. आया समझ पॉइंट? तो पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि भाई जरूरत क्यों जरूरी है, एंड क्या है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन आपके पास में ना, टू सेटिस्फाई ऑल द बेसिक नीड्स सच दैट ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी सेटिस्फाइड, लाइक ये सारी की सारी बेसिक नीड्स लिखी हैं आपने, क्लियर है स्टेटमेंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास में ना, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब तो ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है क्या एक्चुअली ना, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आता है कि ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे कैसे, मतलब कैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाएंगे, ये पॉइंट है आपके पास। अब थर्ड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास में, कैसे लेके जाना है। मतलब पॉइंट ये है बोलने का कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब तरीके क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन करवाने के कौन कौन से तरीके आपके पास में अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोड्स ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से तरीके आपके पास में अवेलेबल हैं। मेनली 3 तरीके हैं। जैसे एक होता है थ्रू एयर के थ्रू, एक होगा आपके पास में लैंड के थ्रू, एंड एक होगा आपके पास में वाटर के थ्रू। ठीक है, एयर वाले को क्या कहते हैं हम, एयरवे कहते हैं, इसे कहा जाता है वाटरवे कहा जाता है, एंड इसमें भी 2 तरीके आ जाते हैं, एक आता है आपके पास में क्या है, रेलवे, एंड एक आता है रोडवे। ये 2 तरीके आ गए, ये सब कंडीशंस हैं, ये सब तरीके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेजर तो मेथड यही रहते हैं ट्रांसपोर्ट करवाने के। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, पाइप्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो आप, पाइप्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, बेल्ट के थ्रू बोलते हैं, रोप के थ्रू इधर से करा उसको उधर पहुंचा दिया, रोप के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन, पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट मेनली मेथड कौन से हैं आपके पास में, ये सब मेन मेथड्स हैं आपके पास। अब जैसे इसमें से अब ये देखो सारे तरीके आ गए, मेनली वाटर के थ्रू लेके जा रहे हैं तो वाटर में बोल दिया उसको, जैसे जहाज वगैरह होते हैं सब। एयर के थ्रू लेके जा रहे हैं तो एयरवे बोल दिया, एंड लैंड पे भी 2 तरीके आ जाएंगे, एक होगा रेलवे आपके पास में, दूसरा क्या हो जाएगा, रोडवे हो जाएगा। अब इनमें से ये पॉइंट आ रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बताओ, इनमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आपके पास, एयरवे, और सबसे खराब तरीका कौन सा है, वाटर पे। चलो सो अब जैसे कंडीशन उठाओ, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एयरवे है, एंड सबसे खराब तरीका कौन सा है,
वाटरवे। अब जस्ट एक कंडीशन अज्यूम करो, सपोज करो तुम्हें यहाँ से जाना है मुंबई और तुम्हारे पास जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम अवेलेबल है। कितने घंटे का टाइम अवेलेबल है? 3 घंटे का। तो कैसे जाओगे? भाई एयर जाएंगे ना। तो ये तो सबसे अच्छा बन गया आपके लिए भाई, इस हिसाब से तो सबसे अच्छा हो गया। जो आपका काम करके दे रहा है वही तो सबसे अच्छा है। तो ये तो सबसे अच्छा हो गया फिर इस हिसाब से। अभी मैंने पूछा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपने बताया एयरवे है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका बन गया। आया कंडीशन समझ में? लेकिन अब यहीं पे कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो। सपोज करो हमारे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। इन दैट केस अब वो सबसे खराब भी बन जाएगा। अभी जो सबसे अच्छा था वो क्या हो चुका? वो अब सबसे खराब हो चुका। क्यों? पैसे ही अवेलेबल नहीं है। आया समझ में सिस्टम? तो क्वेश्चन था आपके पास में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अभी आपने बताया एयरवे सबसे अच्छा तरीका था। क्यों? चलो ठीक है, जल्दी पहुंचा देगा इसलिए सबसे अच्छा है। हमारी कंडीशन को सूट कर रहा था। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई? हमें यहाँ से मुंबई जाना था कितने टाइम में? 3 घंटे में। तो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दिया इस तरीके ने, तो हमारे लिए सबसे अच्छा बन गया। अगर यहीं पर कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दे, सपोज पैसे ही नहीं है पास में अवेलेबल, 500 रुपए अवेलेबल है, इन दैट केस कैसे जाओगे वहां तक? तो ये तो सबसे खराब बन गया फिर आपके लिए। रोडवे से नहीं जाएंगे हम, रेलवे से जाएंगे। रेलवे से जाओगे, रोडवे से तो पहुंच जाओगे वहां पे, महंगा पड़ेगा रोडवे से तो बहुत ज्यादा। लेकिन सस्ता कौन पड़ेगा? अभी रेलवे सस्ता पड़ेगा आपको। 500 रुपए में पहुंच जाओगे रेलवे से तुम आराम से। तो है समझ में? तो एयरवे जो था एक टाइम पर ये सबसे अच्छा बन रहा था आपके लिए, और अभी क्या हो चुका? सबसे खराब भी तो हो चुका। आया समझ में? नहीं आया बताओ? भाई पैसे नहीं थे तो सबसे खराब हो गया है, और जल्दी पहुंचना था तो सबसे बेस्ट था। तो इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। जो आपकी कंडीशन को पूरा कर दे, जो आपके पर्पस को पूरा कर रहा हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, वही क्या है? सबसे अच्छा है। आया समझ में? तो जैसा यहाँ पर ऐसे चल रहा है, डेली लाइफ में तो ऐसे चलता है भाई। जिसने तुम्हारा काम कर दिया वही क्या होगा तुम्हारे लिए? अच्छा हो जाएगा। और जो काम नहीं करेगा वही क्या हो जाएगा? सबसे बुरा हो जाएगा। तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरा करके दे रहा है तुम्हें, वही सबसे अच्छा है, और जो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करके दे रहा है वही सबसे खराब है। आया समझ में? लेकिन अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो किसी दूसरे के लिए क्या होगा? खराब भी तो होगा। और जो तुम्हारे लिए खराब है वो किसी दूसरे के लिए क्या होगा? अच्छा भी होगा। तो अच्छा बुरा किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ हमारी कंडीशन कैसी है, रिक्वायरमेंट कैसी है। तो ये क्वेश्चन आज पहली बार पूछा गया है, और ये आगे पता नहीं कितनी बार आएगा तुम्हारे पास। हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन यही आएगा। तो कहीं पर भी ये पूछा जाए अगर कि सबसे अच्छा कौन सा है, फिर सबसे खराब कौन सा है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हारा? कि पहले कंडीशन बताओ। उसके बाद बताया जाएगा कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। लेकिन अच्छा बुरा कुछ नहीं है। आए समझ में? और जो आज अच्छा है वो कल कैसा होगा? वो कल बुरा भी तो हो सकता है। और जो आज बुरा है वो कल कैसा रहा होगा? अच्छा भी तो रहा होगा। आए नहीं आए समझ? देखो, ये तो डेली लाइफ की चीज है। ये कोई हाईवे थोड़ी चल रही है, या कोई ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो क्या चल रहा है? सिर्फ डेली लाइफ की बातें हैं। बट ये हर जगह पे सोच के चलना है चीज। तो ऐसे बोलते हैं ना भाई वो तो बहुत अच्छा है। अब वो अच्छा अच्छा बुरा कुछ नहीं है। वो अच्छा क्यों है अभी? क्योंकि वो तुम्हारी कंडीशन को पूरा करके दे रहा है, इसलिए अच्छा है। वो किसी दूसरे के लिए वो क्या, वही क्या हो चुका होगा? बुरा हो चुका होगा। वैसे बोलता है बहुत कि वो तो बहुत ही बुरा है, वो बहुत बुरा इंसान है। अब वो जो बुरा इंसान है वो उसके लिए बुरा इंसान है। क्यों बुरा इंसान है उसके लिए? वो क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन किसी और के लिए क्या होगा भाई? अच्छा भी तो होगा। आया समझ में कंडीशन? जिसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा होगा इंसान, वो उसके लिए अच्छा बन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास की कंडीशन बताइए, उसके बाद बताया जाएगा कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। क्लियर हो गई ये कहानी? ये था पॉइंट आपके पास। लेकिन हाँ, अगर हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचने में क्या हो जाएगा? ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मनी की दिक्कत है तो यही सबसे खराब हो चुका। अब जैसे एक वाटरवे था, वाटरवे बहुत स्लो होता है। वाटरवे कैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? स्लो है, लेकिन सस्ता बहुत पड़ता है। सस्ता बहुत पड़ेगा आपके पास में, बहुत सस्ता पड़ता है। अब देखो इसके लिए तो एक आपके पास में एक अलग से सब्जेक्ट होता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एक होता है ना सब्जेक्ट हमारे पास में, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एंड इसके लिए भी क्या होता है आपके पास में? एक आया आपके पास वाटरवे, इसके लिए भी क्या होता है? एक अलग से सब्जेक्ट होता है आपके पास में, वाटरवे इंजीनियरिंग। ठीक है? यस। क्या? वाटर सप्लाई। इसके लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है आपके पास में, वाटरवे इंजीनियरिंग, जिसमें पोर्ट्स हार्बर्स वगैरह के बारे में सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ना। और ये लैंड, अब आया लैंड वाला तरीका। इसमें कितने तरीके आ जाएंगे आपके पास में? 2 तरीके अवेलेबल है। एक है रेलवे वाला तरीका, एंड दूसरा कौन सा है?
रोडवे वाला तरीका है, एक रेलवे है दूसरा रोडवे है। इसके लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है, रेलवे इंजीनियरिंग। ये होता है ना, पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत, रेलवे इंजीनियरिंग होता है एक अलग से सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो ये है, ये सब्जेक्ट है आपके पास में जो लेके चलना है हमें। बाकी इनके लिए क्या है आपके पास, सबके लिए अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा रोडवे से रिलेटेड, ये टॉपिक होगा हमारे पास में। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अब इंपॉर्टेंट पूछा हमने, अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हाँ बताओ। रोडवे सबसे इंपॉर्टेंट है, रोडवे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो इंपॉर्टेंट समझो। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी तरीका यूज करना है ना, वाटरवे यूज करना है, एयरवे यूज करना है या फिर रेलवे यूज करना है, तुम्हें किसको यूज करना ही पड़ेगा, रोडवे को यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें। लेकिन रोडवे को यूज करने के लिए बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। भाई हमें रेलवे यूज करनी है तो कहां तक जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा ना। कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन तक, रोड से तो जाएंगे। अगर हमें एयरपोर्ट तक जाना था तो कैसे जाएंगे, रोड के थ्रू जाएंगे। देखो, तो बाकी को यूज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, रोडवे की रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन रोडवे को यूज करने के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे 24/7 सर्विस अवेलेबल है, कभी भी यूज कर लो। बाकी में ऐसा नहीं होता है ना, कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसको कभी भी यूज कर लो, दिन में रात में कभी भी यूज कर सकते हैं। और डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है, हर किसी के घर के बाहर से क्या जाती है, सड़क जाती है, देखो। तो डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल। लेकिन क्या एयरपोर्ट बना हुआ है तुम्हारे घर के बाहर, एयरपोर्ट नहीं बना हुआ ना तुम्हारे घर के बाहर, रेलवे लाइन भी नहीं जा रही है, रेलवे लाइन भी नहीं जा रही है, आया समझ में। तो यहाँ पर डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल नहीं है। लेकिन रेल इसके केस में क्या है, रोडवे केस में डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है। डायरेक्शन भी हमारे हाथ में है, किधर जाना है हमें, किधर मूवमेंट करना है हमें, वो भी हमारे कंट्रोल में है, हम किधर जाना चाहते हैं। तो डायरेक्शन भी हमारे कंट्रोल में है ना, हमें इधर जाना है या फिर इधर जाना है। लेकिन बाकी में आपके कंट्रोल में होगा, नहीं होगा ना। क्या एयरपोर्ट में हमारे, एयरवे में हमारे कंट्रोल में होगा डायरेक्शन, नहीं होगा, नहीं होगा ना कंट्रोल में। डायरेक्शन भी कंट्रोल में रहेगा पूरी तरह से, स्पीड भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, हमें किस स्पीड पे मूव करना है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी है फिर बहुत ज्यादा कम कर लेनी है। रोडवे को पैदल इंसान भी यूज कर सकता है, एंड जिसके पास व्हीकल है वो इंसान भी यूज कर सकता है, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। एयरवे को कैसे यूज करेगा पैदल वाला इंसान, बताओ, या वाटरवे को कैसे यूज करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो रोडवे में एक और फायदा है आपके पास में, क्या फायदा निकल कर आया, कि पैदल इंसान भी यूज कर सकते हैं, जिसके पास में व्हीकल है वो भी यूज कर सकता है। डायरेक्शन आपके पास में कंट्रोल है पूरा, किधर जाना है, स्पीड आपके कंट्रोल में है, अपने अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। 24/7 सर्विस अवेलेबल है, डोर टू डोर सर्विसेज अवेलेबल है, कितने सारे फायदे हैं। इसीलिए क्या बन जाता है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी को यूज करना है तो इसको यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको यूज करने के लिए बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे समझ में पॉइंट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों क्यों जरूरी है। अब वो ब्रांच इंजीनियरिंग की जिसका काम क्या है, प्लानिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना एंड मेंटेनेंस करना रोडवेज का, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसका काम क्या होता है, प्लानिंग मेंटेनेंस एंड द प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोडवेज इज कॉल्ड हाईवे इंजीनियरिंग। इसको क्या कहते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग कहते हैं। आया समझ में पॉइंट। सो दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद दी प्लानिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, फिर मेंटेनेंस करेंगे, उस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग कहा जाता है। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द हाईवे इंजीनियरिंग। अब आया समझ में पॉइंट। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, वो हाईवे तो जस्ट एक तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का, एक तरीका ही तो है, बाकी सारे तो ये तरीके हैं। देखो कितने सारे तरीके हैं आपके पास में, हाईवे तो जस्ट क्या है, एक तरीका है करने का, और बहुत सारे तरीके अवेलेबल होते हैं। तो हमें अभी कौन सा तरीका डिस्कस करना है, अभी हमें डिस्कस करना है ये हाईवे वाला तरीका डिस्कस करना है, कि भाई इसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। बताइए आगे समझ में पॉइंट, ये सब पॉइंट्स है आपके पास, बताओ। सो इसको बनाओ, बनाओ, ये बनाओ, ये सब पॉइंट्स हैं।
ओके चलो एक लाइन लिखो इसमें ना, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच that branch of engineering which deals with planning, construction and maintenance. That branch of engineering which deals with planning, construction and maintenance. Planning, construction and maintenance of roadways is called highway engineering. Is called highway engineering. Is called highway engineering. Is called highway engineering. आया समझ पॉइंट? चलिए ठीक है। अब इसमें आई डोंट थिंक कि इन सब पॉइंट्स को लिखवाने की रिक्वायरमेंट है कि रोडवे में आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी शायद इनकी ना। ये लिखने इनको बताओ। हाँ ये कोई पूछेगा तुम्हारे से भाई रोडवे में हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, तो वो बता सकते हैं हम खुद से? कौन कौन से फायदे दिखाई देते हैं तुम्हें? हर किसी के बाहर से जाती हैं, किसी और रिक्वायरमेंट नहीं है इसको यूज करने के लिए, स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, डायरेक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, और पैदल लोग भी यूज कर सकते हैं, एंड व्हीकल जिनके पास है वो लोग भी यूज कर सकते हैं। ये सब फायदे निकल कर आए ना, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो हाईवे की बात कर रहे थे ना, मतलब हम रोडवे के बारे में देख रहे हैं। तो अब ये पॉइंट है, जैसे कि जस्ट सपोज करो कि आपके पास में ये ए पॉइंट है एंड ये कोई बी पॉइंट है ए। तो हमारा एम है, अब क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रोडवे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो सब तो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमें ए से बी के बीच में कोई एक तरीका प्रोवाइड करवाना है ट्रांसपोर्ट कराने का। ए से बी के बीच में हमें किसी चीज को पहुंचाना है, ए पॉइंट पे कोई चीज अवेलेबल है, हमें उसको कहां पर पहुंचाना है, बी पर पहुंचाना है। तो ऑब्वियसली हमें इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इन दोनों के बीच में, ए से बी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कराना है आपको उस चीज का, तो आपको कोई तरीका प्रोवाइड करना पड़ेगा ना ए से बीच में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम कौन सा तरीका डिस्कस कर रहे हैं अभी? हाईवे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, इन दोनों के बीच में क्या बना दिया, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया, या फिर बोल दो कि रोड बना दिया, कोई भी क्या बना दिया, रोड बना दिया। यही सिस्टम है। चलो ठीक है, ये रोड बन गई ए से बी के बीच में। अब यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन का तरीका दे दिया ना दोनों के बीच में। अब ये क्या हो सकता है, इसके थ्रू आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये रोड बना दिया आपने ना यहाँ पर। अब इस रोड को बनाने के लिए हमारा रोल कहां पर आ रहा है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है सब्जेक्ट यहाँ पर बैठकर? भाई रोड बनानी थी, रोड बना दी, हमें यहाँ पे पढ़ाया क्यों जा रहा है बिठा के यहाँ पे कि भाई हाईवे पढ़ना है। हाईवे क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें? रोड तो ऐसे बन गई आपकी। हाँ क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसके मटेरियल के बारे में स्टडी करना एंड प्लानिंग करना, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के लिए, प्लानिंग करने के लिए एंड मटेरियल के लिए पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? ये तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? भाई गांव में सड़क बनती है, गांव में नहीं बनती है सड़क, बताओ भाई, ऐसे तो करते हैं। हाँ तो ये पॉइंट है ना आपके पास, मेन पॉइंट, इसलिए पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। भाई अगर हमें सड़क बनानी थी, सड़क तो बनती है गांव में आज के टाइम पर भी, लोग क्या करते हैं, ईंट डाल दी वहां पे, ईंट के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कुछ कंक्रीट डाल दिया अपने हिसाब से बना के, और वो बन गई सड़क वहां पे। देखो क्या उन्होंने कोई वहां पे हाईवे पढ़ी होगी, पहले क्लास लगाई होगी कहीं पर बैठकर, उसके बाद बनाई होगी सड़क? ऐसे नहीं करा होगा ना। सिंपल उन्होंने क्या करा, जस्ट ऐसे ही अपने आइडिया से अपने हिसाब से क्या बना दिया, रोड बना दी। अब वो कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, सड़क तो बना दी ना। लेकिन तो रोड तो बिना पढ़े भी बन सकती है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें, लाइफ स्पैन की प्रॉब्लम आ रही है ना। मेनली प्रॉब्लम किसकी आ रही है, लाइफ स्पैन की प्रॉब्लम आ रही है। अब लाइफ स्पैन की कमी आ रही है किसके अंदर, उस सड़क में। तुम्हारे आने से कैसे लाइफ स्पैन बढ़ा? हाँ क्वालिटी एनहांस कर दिया तुमने ना। क्वालिटी एनहांस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वालिटी को जानना जरूरी है। भाई किसी चीज की क्वालिटी बढ़ानी है तुम्हें, पहले ये भी तो पता होना चाहिए उसकी क्वालिटी अभी है कैसी। या हमें यही नहीं पता उसकी क्वालिटी अभी है कैसी, हम ऐसे बढ़ाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। मान लो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, तो पहले मुझे ये तो पता करना पड़ेगा तुम्हें आता कितना है। मान लो तुम्हें वो चीज पहले से पहले आती हो,
तो फिर जरूरत है क्या सिखाने की? नहीं है ना। तो तुम्हें अगर क्वालिटी एनहांस करनी है तो क्वालिटी एनहांस करने के लिए तुम्हें पहले उसकी क्वालिटी को जानना पड़ेगा। एंड क्वालिटी जानना ही तो तुम क्वालिटी जानने के लिए तो तुम यहाँ पे बैठे हो भाई। जब पढ़ोगे नहीं उसके बारे में, जानोगे नहीं उसके बारे में, तो कैसे पता लगेगा उसकी क्वालिटी है कैसी? और एक बार क्वालिटी पता लग गई तो क्या कर सकते हो फिर तुम? जो क्वालिटी तुम्हें चाहिए उसको बढ़ाओ, उसके हिसाब से फिर सेलेक्ट करो। आया समझ में पॉइंट क्या है? देखो जैसे इसको ऐसे लिंक करने की कोशिश करो, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। इसी सेम चीज को हम एक दूसरे तरह से समझेंगे। सपोज करो एक हम गांव में कोई घर बना रहे हैं ऐसे, और ये घर बनाया जा रहा है, लेट अस सपोज कुछ भी मान लो 10 मंजिल का घर बन रहा है ऐसे, 10 मंजिल का घर बना हुआ है। अब ये घर बनाना था, घर है 10 मंजिल का आपके पास में। तो इस घर को बनाने के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट है। पहली बात तो घर बनाना है, घर एक नॉर्मल हमने देखा होगा गांव वगैरह में कौन बना सकता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो बना देते हैं आराम से। तुम उनको कहोगे भाई मुझे 20 मंजिल की बिल्डिंग बनवानी है, वो नहीं बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा है ही नहीं पॉसिबिलिटी ना बना पाए, बनवा कर देखो कभी। आए समझ में? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये जो घर बना है यहाँ पे 10 मंजिल का, इस घर को नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है, नॉर्मल जो मिस्त्री है, वो भी क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ना, जो मिस्त्री ने बनाई है, मजदूर ने बनाई है, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है, नॉर्मल जिनके पास एक्सपीरियंस एजुकेशन नहीं थी, इस बिल्डिंग के साथ दिक्कत ये है, अगर थोड़ा सा भी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया तो ये गिर जाएगी नीचे। आया समझ पॉइंट? थोड़ा हाई मैग्नीट्यूड का अगर विंडो लोड आ गया ना, तो इसके साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगी। चांस है कि इसमें बहुत ज्यादा सेटलमेंट तुम्हें देखने को मिल जाए। ये नीचे पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी। सेटल का मतलब समझते हैं? सेटल हो जाएगी, मिट्टी जमीन में अंदर घुस जाएगी। ये चांसेस हैं, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि 2 साल में टूट जाए बिल्डिंग, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो घर बनने को तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अगर घर बनाना है तो। लेकिन इस घर के साथ दिक्कतें क्या रहेंगी? घर के साथ दिक्कत रहेंगी कि इट विल नॉट बी सेफ, ये सेफ नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी सर्विसेबल, ये सर्विसेबल भी नहीं रहेगा। एंड इट विल नॉट बी ड्यूरेबल एज वेल, ये ड्यूरेबल भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 3 टेक्निकल टर्म्स आए आपके पास, एक आया सेफ, एंड दूसरा क्या आया? सर्विसेबल, एंड एक क्या आया आपके पास में? ड्यूरेबल आया। क्या मतलब होता है सेफ का? बताओ। सेफ का मतलब क्या है? जितने लोड के लिए हमने बनाया है उस लोड को वो बियर कर ले रही है, बस ये मतलब है कि सेफ है। हमने बिल्डिंग को बनाने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होगी अपने माइंड में कि भाई इसके ऊपर कितना लोड आएगा। सपोज करो 100 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा इसके ऊपर, तो जिस लोड के लिए हमने बनाया है ना उसे, उस लोड को वो प्रॉपर तरह से बियर कर ले रही है, वो उसके अंडर में गिर नहीं रही है। तो मतलब बिल्डिंग कैसी है हमारी? सेफ है। लेकिन चांसेस है कि ये सेफ नहीं रहेगी अगर इसको कोई नॉर्मल लोग बनाएंगे, तो सेफ नहीं रहेगी। एक आया वर्ड सर्विसेबल, क्या मतलब है सर्विसेबल का? बताओ। जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया है, किसी भी चीज को बनाने से पहले हमारा कोई पर्पस होता है कि हम भाई ये रूम बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिठा के पढ़ाना है। तो हमने जिस पर्पस के लिए बनाया है ना इस घर को, वो पर्पस पूरी तरह नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस पर्पस के लिए कोई चीज बनाई जा रही है वो पर्पस पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, वो चीज उस पर्पस को पूरा नहीं कर पा रही, हम उसको बोलेंगे वो सर्विसेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल उठाओ, जैसे सपोज करो ये रूम है एक, यहाँ पे कोई बीम है डली हुई, और वो बीम बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गई, डिफ्लेक्शन हो गया उस बीम में बहुत ज्यादा, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रही है। बीम नीचे नहीं गिर रही है, बस क्या हुआ है उसके अंदर? जस्ट डिफ्लेक्शन हो रखा है। दोनों चीज अलग अलग है ना भाई, नीचे गिरना एक अलग बात है, आपके पास में डिफ्लेक्शन होना एक अलग चीज है। सो उस बीम में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो चुका, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रही है, तो मतलब क्या वो सेफ है? सेफ तो बिल्कुल है, वो नीचे थोड़ी गिर गई। जिस लोड के लिए बनाया था उसने उस लोड को बियर कर लिया, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी। मतलब बियर कर लिया उसने लोड को ना, अगर बियर ना कर पाती तो नीचे गिर जाती ना, लेकिन नीचे नहीं गिर रही है, दैट मींस वो क्या है? सेफ है। लेकिन एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो चुका उसके अंदर, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रही है। दोनों बातें समझो, डिफ्लेक्शन तो ज्यादा हुआ लेकिन नीचे नहीं गिरी है, दैट मींस वो सेफ तो है। मतलब जिस लोड के लिए बनाया था वो अपने लोड को बियर कर पा रही है, लेकिन वो सर्विसेबल नहीं है। सर्विसेबल क्यों नहीं है वो? क्योंकि जिस काम के लिए तुमने उसको बनाया वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है। किस काम के लिए बनाया था हमने उसे? हमें उस घर में लोगों को रहना था, उस घर में किसे रहना था? लोगों को रहना था। लेकिन अगर किसी ऐसे घर में तुम्हें बिठाया जाए जिसकी जो बीम है वो क्या कर रखी हो? बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रखी हो, क्या वहां पर बैठोगे क्या तुम? क्यों नहीं बैठेंगे?
हाँ क्यों नहीं बैठेंगे बताओ, क्यों नहीं बैठेंगे वहां? सेफ तो है ही वो ऑलरेडी, वो नीचे थोड़ी गिर रही है, सेफ तो है वो, सेफ तो है वो, बोल तो दिया ना सेफ है, नीचे नहीं गिरेगी वो। लेकिन फिर भी नहीं बैठेंगे हम वहां, क्यों नहीं बैठेंगे? हाँ डर रहेगा ना, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा माइंड में, जस्ट वो नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी माइंड में क्या रहेगा, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा कि भाई कभी भी नीचे गिर सकती है, इसलिए नहीं बैठेंगे वहां पर हम। आया पॉइंट समझ में? तो सेफ्टी तो थी वहां पे, नीचे नहीं गिरेगी वो, लेकिन सर्विसिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि कौन नहीं बैठ रहा वहां पे जाके, इंसान नहीं बैठ रहा वहां पे जाके। आया पॉइंट समझ में? ये पॉइंट था। तो सेफ्टी तो थी, सर्विसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है तो सर्विसेबल ना हो, या सर्विसेबल नहीं है तो सेफ भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि सेफ है लेकिन सर्विसेबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सर्विसेबल है लेकिन सेफ नहीं है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें तो दोनों चीजें चाहिए, हमें तो सेफ्टी भी चाहिए एंड सर्विसिबिलिटी भी चाहिए। हम तो दोनों चीजें चाहेंगे कि भाई दोनों ही हो वहां पे प्रेजेंट, सेफ्टी भी हो एंड सर्विसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वो सेफ तो थी लेकिन सर्विसेबल नहीं थी। लेट अस सपोज हमने इस रूम को बनाया, हम इसमें एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे कि भाई 25 लोग आएंगे यहाँ पे, सपोज एग्जांपल मान लो जस्ट। लेकिन सपोज करो जो लोग इसमें आकर बैठ रहे थे उनके साइज बहुत ज्यादा थे, और कितने बैठ पाए, जस्ट 10 ही लोग बैठ पाए आके। सो एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 25 की थी, लेकिन साइज क्या थे लोगों के, ज्यादा थे, तो कितने बैठ पाए, जस्ट 10 ही लोग बैठ पाए आके। तो क्या सर्विसेबल रह गया रूम? नहीं रहा ना, लेकिन सेफ तो है ही। सेफ क्यों है, गिरेगा नहीं नीचे रूम, लेकिन सर्विसेबल नहीं रहा। क्यों सर्विसेबल नहीं रहा? क्योंकि जिस काम के लिए बनाया था हमने, 25 लोगों को बिठाना हमारा काम था ना, यहाँ पर 25 लोग ही बैठ पा रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब सर्विसेबल नहीं है। आगे समझ में पॉइंट? सो इस घर के साथ क्या दिक्कतें आ जाएंगी, सेफ्टी भी नहीं रहेगी एंड सर्विसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। आगे समझ पॉइंट? एक पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल भी ना हो। क्या मतलब है ड्यूरेबिलिटी का? ड्यूरेबिलिटी मतलब, ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एक तरह से टिकाऊ होना चाहिए, है ना, लाइफ स्पैन ज्यादा हो, अच्छा हो लाइफ स्पैन, ये मतलब है। हम चाहते थे 50 साल चलेगी हमारी बिल्डिंग, लेकिन वो तो 10 साल में खत्म हो गई, 10 साल में खत्म हो गई है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही वो। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही मतलब ड्यूरेबल नहीं है, इट इज नॉट ड्यूरेबल। आगे पॉइंट समझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सो बना तो इसको कोई भी सकता है, तुम भी बना दोगे जाके अभी भी बिना पढ़े भी, लेकिन दिक्कतें क्या रहेंगी, ये सारी दिक्कतें रहेंगी। सेफ्टी की दिक्कत हो जाएगी, सर्विसिबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी एंड ड्यूरेबिलिटी की भी दिक्कत हो जाएगी आपके पास में। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए बिल्डिंग, लंबी लाइफ स्पैन होनी चाहिए उसकी। एंड इसी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए ही तो हम रेनफोर्समेंट को कवर देते हैं। जो रेनफोर्समेंट होता है उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, कवर प्रोवाइड किया जाता है ना। क्यों प्रोवाइड करते हैं कवर? जिससे कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो खराब ना हो जाए जल्दी, इसीलिए तो कवर देते हैं उसको, जिससे उसकी लाइफ बढ़ी रहे। आगे समझ में पॉइंट क्या मतलब है? सो क्या दिक्कत थी इसके साथ में, वो आई समझ में दिक्कत है, सेफ्टी की दिक्कत है, सर्विसिबिलिटी की दिक्कत है एंड ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत है। अब सपोज करो, ये तो पहली कंडीशन में सारी दिक्कतें आई ना। अब सपोज करो इस चीज को बनाने के लिए, इसी सेम घर को बनाने के लिए तुमने पूरी की पूरी एक सिविल इंजीनियर्स की टीम को हायर करा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा केस ये है, एक पूरी हमने सिविल इंजीनियर्स की टीम को हायर करा। उस टीम में इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के नीचे, उस सॉइल का एनालिसिस करने के लिए पूरा सॉइल स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। वो देखेगा सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, कितना सेटल करेगी सॉइल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, वो पूरा एनालिसिस करेगा और बताएगा तुम्हें कितने लोड आने हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, विंड लोड कितना हो सकता है, लाइव लोड कितना हो सकता है, डेड लोड कितना होगा। उस चीज के लिए तुमने एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला बैठाया हुआ है वहां पे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है ना आपके पास में एक स्पेशलिस्ट, वो बैठा हुआ है इंसान, जो अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन बताएगा आपको, डेड लोड प्लस लाइव लोड ये कंसिडर करो, उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट बताएगा तुम्हें, इतना रेनफोर्समेंट डालो, इतनी स्पेसिंग पे, इतने कॉलम रखो, ये विड्थ रखो, ये साइज रखो, सब बताएगा तुम्हें। ये सारे पॉइंट है। हमने कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट्स को किस प्रोपोर्शन में डालना है, सीमेंट कितना डालना है, पानी कितने रेशो में डालना है, इसके लिए एक अलग से मिक्स डिजाइनर रखा हुआ है, जो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन हमें करके देगा, जो सारी चीज चेक करेगा कि भाई कौन सा एग्रीगेट है, कौन सा सीमेंट है, कहां से वाटर लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करने के बाद में वो तुम्हें बताएगा इस प्रोपोर्शन में डालो चीजों को। दूसरा केस ये कंसिडर कर लिया हमने। तो सॉइल के लिए अलग इंसान बिठाया हुआ है, स्ट्रक्चर के लिए अलग इंसान बिठाया हुआ है, मिक्स डिजाइन के लिए एक अलग पर्सन बैठा हुआ है। अब वो मिलकर इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो क्या यहाँ पे अब सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का खतरा है क्या? अब नहीं प्रॉब्लम है ना, अभी सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन
उन लोगों की आती ये दिक्कतें दूर कैसे हो गई? उन्होंने क्वालिटी का ध्यान रखा। वो क्वालिटी का ध्यान कैसे रख पाए? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पता कर रखी थी पहले। कैसे पता करी होगी उन्होंने क्वालिटी? उन्होंने पढ़ा होगा सब्जेक्ट कभी बैठ के। आया समझ में पॉइंट? तो यही तो रोल है तुम्हारा रोड बनाने में, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें यहाँ पर बिठाकर। अब रोड तो बना देगा कोई भी इंसान, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। रोड नहीं बना सकता, कोई भी बना सकता है। तुम भी बना दोगे जाके अभी भी बिना कुछ पढ़े। लेकिन दिक्कतें क्या आएंगी? वो सारी दिक्कतें आएंगी जो 2 मिनट पहले बताई थी। अगर इस घर को कोई ऐसा इंसान बनाएगा जिसने सारी पढ़ाई कर रखी है, जिसको पता है कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन होते हैं, डेड लोड कितना रखना है, मिक्स डिजाइन कैसे तैयार करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, अगर कोई ऐसा इंसान बनाएगा तो दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले तुम्हें उसको पढ़ना तो पड़ेगा। पहले पहले पढ़ोगे तो उसको बैठकर, जब पढ़ने के बाद ही तो अप्लाई करोगे फील्ड में। पहले अप्लाई करोगे फिर पढ़ोगे बैठ के। पढ़ो और फिर क्या करो? उसको अप्लाई करवाओ, उसको सेव करो। तो इसी ये रोल निकल कर आ रहा है हमारे इस प्रोसेस में। हमारा एम क्या है? हमारा एम है एक ऐसा घर बनाना जो कि सेफ भी रहे, सर्विसेबल भी रहे एंड ड्यूरेबल भी रहे। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे बनाएं ऐसा घर। और ये सीखने के लिए कि कैसे बनाएं, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। आगे समझ में रोल क्या है हमारा, क्या प्रोसेस है? ये सिस्टम है आपके पास में। अब यही सेम टू सेम जो घर का एग्जाम्पल आपने उठाया है ना, इसी को उठाकर कहां पर लगाओ? इस रोड के केस में लगाओ। कि भाई रोड में बना तो देगा कोई भी इंसान, लेकिन दिक्कतें क्या आएंगी? वही सारी दिक्कतें आएंगी जो 2 मिनट पहले बताई थी। लेकिन अगर इसी रोड को कोई ऐसा इंसान बनाएगा ना, जो इसकी पूरी एनालिसिस करेगा, जिसको पता है थिकनेस कितनी रखनी है, कौन सा मटेरियल डालना है, एग्रीगेट कौन से रखने हैं, बिटुमिन कैसा रखना है, कितना ट्रैफिक कंसिडर करना है, कितना लोड कंसिडर करना है, तो वो रोड क्या रहेगी? सेफ रहेगी। आगे समझ में कंडीशंस? इसीलिए इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसको। और जब तुम पढ़ोगे सब्जेक्ट आगे तो तुम्हें खुद से कुछ समझ में आएगा कि रोड की कंस्ट्रक्शन से पहले कितनी सारी तरह की आपके पास स्टडीज की जाती हैं। बहुत सारी तरह की स्टडी करी जाती है रोड को बनाने से पहले। कितनी वॉल्यूम रखनी है ट्रैफिक की, कितनी डेंसिटी रखनी है, क्या स्पीड रखनी है, डिजाइन स्पीड, कितनी विड्थ रखनी है एक लेन की, कितनी विड्थ डेप्थ थिकनेस प्रोवाइड करवानी है पेमेंट की, कौन सा मटेरियल रखना है। ये सारी की सारी स्टडीज तुम्हें सब्जेक्ट में करनी पड़ती है बैठ के। आगे समझ में पॉइंट? अब जब पढ़ लिया एक बार ये सारी चीजें, कौन कौन सी स्टडीज रखनी है, क्या स्पीड होगी, डिजाइन स्पीड रखेंगे, क्या वॉल्यूम रखेंगे, एक बार कर लिया, समझ लिया, उसके बाद क्या करो? बनाओ रोड। ऐसे चलता है सिस्टम। तो आगे समझ में हमारा एम क्या रहेगा, हमारा रोल क्या रहेगा यहाँ पे प्रोसेस में? बताओ। क्लियर है? ठीक, ओके। सो ये था आपके पास पॉइंट्स ना। अब इसमें लिख लेते हैं पॉइंट। लिखो, अवर एम इज टू डिजाइन, अवर एम is to design, our aim is to design such a transportation system, our aim is to design such a transportation system which should be our aim is to design such a transportation system which should be our aim is to design such a transportation system which should be safe comma serviceable, which should be safe comma serviceable comma durable comma efficient and should not affect our environment and should not affect our environment at any cost and should not affect our environment at any cost and should not affect our environment at any cost। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे प्रोजेक्ट से हमारे एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मान लो तुमने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट से किसको दिक्कत हो गई? एनवायरमेंट को दिक्कत हो गई, तब ये प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा बनाना है हमें हाईवे जो कि क्या रहे? सेफ हो, सर्विसेबल हो, ड्यूरेबल हो, एफिशिएंट हो एंड शुड नॉट अफेक्ट आवर एनवायरमेंट एट एनी कॉस्ट। अगर सपोज करो तुम्हें कोई हाईवे पास करवाना है कहीं से एंड उसके रास्ते में आ रखे हैं 1,00,000 पेड़, तुम उस पेड़ को काटो। जब उन पेड़ को काटोगे तुम दिक्कत किसको हो जाएगी? इन्वायरमेंट को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पेड़ ऐसे नहीं काट पाओगे जाकर काट दिया वहां पर, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे तुम पेड़ काटने की कोशिश करोगे कौन एक्शन में आएगा वहां पे रोकने तुम्हें? इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन में आ जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे।
अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्हें पेड़ काटने से क्या करेगा, रोकेगा, तुम्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसे परमिशन नहीं देंगे तुम्हें। वो तुम्हें क्या कहेंगे, जितना नेगेटिव तुम क्रिएट कर रहे हो उससे ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करो, उतने में काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर 1 लाख पेड़ तुम काट रहे हो ना, तो कितने लगाओगे, उससे ज्यादा लगा कर दो। आया समझ पॉइंट। और ऐसा भी नहीं है कि उनको लगाकर छोड़ दिया, चलो ठीक है अपने आप बड़े होते रहेंगे, जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे पेड़, सफिशिएंटली बड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें बनाने की। आया समझ में सिस्टम कैसे करना है। तो देखो कितनी दिक्कत है। तो हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है हमें, कि इन्वायरमेंट को कैसे सेफ बनाए रखें हम, कैसे दिक्कत ना होने दें इन्वायरमेंट को। ये सब कब कर पाओगे तुम, जब पढ़ा होगा तुमने ना, बिना पढ़े थोड़ी करेंगे सारी चीजें। तो ये सब पॉइंट्स आपके पास में। अब बिना पढ़े तो तुम्हें ये भी नहीं पता लगेगा बिना पढ़े तो कि हमारे प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है, ये भी नहीं पता लगेगा बिना पढ़े तो। अब ऐसे कर देते हैं ना बहुत से लोग कि पॉलीथीन पड़ी हुई थी, एक खाली जगह देखी, पॉलीथीन में आग लगा दी, कि भाई क्यों लगाई, कूड़ा हो रहा था इसलिए आग लगा दी, हमने इसको खत्म कर दिया। अब उनको ये नहीं पता लगा कि हमने यहाँ पे जो आग लगाई है पॉलीथीन में, इससे हमने इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे बहुत दिखाई देंगे तुम्हें, शॉपकीपर्स होते हैं उनके देखो आसपास ऐसे साइड में आग लगा देते हैं पॉलीथीन में, और उनको रोक भी नहीं सकते तुम। अगर रोके तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, आग हमने लगाई इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ऐसे बोलते हैं। अब उनको ये थोड़ी पता है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को, अगर पता होता तो ऐसी हरकत करता क्या कोई इंसान, नहीं करता ना। तो ये पॉइंट है आपके पास में। मतलब उन्होंने पॉलीथीन हो रही थी सड़क पे, उन्होंने उठाया उसको, आग लगा दी वहां पे साइड में, अब वो पूरी रोड पे क्या हो रखा है, धुआं ही धुआं हो रखा है, सांस नहीं ले पा रहे आप वहां पे खड़े हो गए। देखो कितना नुकसान कर दिया एनवायरमेंट को। उनको क्या लग रहा है हमने बहुत अच्छा काम करा है, हमने यहाँ पे कूड़ा हो रहा था, इस कूड़े को हमने साफ कर दिया, बट उन्हें ये नहीं पता उन्होंने हवा के साथ क्या कर दिया। आया समझ कंडीशन। सो ये पॉइंट है आपके पास, बताइए क्लियर है कहानी। सो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं कहीं पर, वैसे नहीं लगानी चाहिए। कोई अगर लगाता है तो उसको रोक दो, रोकने की कोशिश करो। ऐसे नहीं उसे लड़ाई कर रहे हैं जाकर कि भाई क्यों लगा रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे ही लड़ना नहीं है जाकर किसी से मतलब कोशिश करो प्यार से समझाने की कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। आया समझ पॉइंट पॉइंट। अब अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको लगाने दो आग, जब वो आग लगा के चले जाए तो उसको बुझा दो जाकर, दोबारा पानी डाल दो उसके ऊपर, फिर से वो फिर से बंद हो जाएगी। ऐसे करना है भाई, तुमने आग लगाई थी, तुम्हारा मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था पानी डालने का, मैंने पानी डाल दिया, कर देखो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, ऐसे चल जाएगा। बताओ आया समझ सिस्टम। सो ये था आपके पास में सारी की सारी चीजें। तो अब अगर हम आए हैं किसके ऊपर, हाईवे के ऊपर मेनली। अभी तक तो जस्ट आपके पास बेसिक पॉइंट चल रहे थे कि कैसा है ऐसे सब्जेक्ट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब शुरू करेंगे मेनली क्या आपके पास सब्जेक्ट, हाईवे इंजीनियरिंग। हेडिंग डालो हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग। अब इसमें देखो कंटेंट, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कंटेंट रहेगा आपके पास में। कंटेंट हाईवे इंजीनियरिंग सिलेबस रहेगा। तो चैप्टर 1 होगा आपके पास में इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 विल बी व्हाट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर होगा आपके पास में ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। So that second topic will be what? Geometric design of highways. Third topic लिखो highway materials, highway materials, highway materials, highway materials. Fourth topic will be what? Traffic engineering. Fourth होगा आपके पास में traffic engineering, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। एंड फिफ्थ क्या होगा आपके पास में, पेमेंट डिजाइनिंग, पेमेंट डिजाइनिंग। पेवमेंट, वो पेमेंट नहीं है, वो पेवमेंट है, PAVE, PAVEMENT, पेवमेंट डिजाइनिंग। ठीक है, पेमेंट डिजाइन। ये पेमेंट लिखा है तुमने, पेमेंट लिखा हुआ है, वो PAVE है, पेमेंट डिजाइनिंग। तो ये सब सिलेबस रहेगा ना आपके पास में। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। आपके पास में क्या होगा, टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। टॉपिक 1 विल बी इंट्रोडक्शन। जस्ट देखो जरा इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक तो बेसिक सी चीजें हैं जो शुरू में क्लियर कर दी जा रही हैं, जो आगे तक आपको डायरेक्टली यूज करनी पड़ेंगी। फिर देखो मेनली 2 डायरेक्शन रहेंगे आपके पास में। एक डायरेक्शन तो होता है जैसे जैसे सपोज करो कि भाई ये रोड है ना, और ये इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, व्हीकल जा रहा है।
इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, व्हीकल जा रहा है। तो एक तो होता है ये वाला तो लेंथ का डायरेक्शन हो गया ना, ये लेंथ एक्चुअली रोड की, एंड एक डायरेक्शन ऐसे भी तो होगा परपेंडिकुलर टू द मोमेंट, व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ये वाला डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन आ गए आपके पास में। एक तो हो गया अलोंग द मूवमेंट, अलोंग द लेंथ, एंड दूसरा क्या हो गया, विड्थ के अलोंग, ये विड्थ है रोड की। ये जो लेंथ वाला डायरेक्शन है इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहेंगे इसको। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें व्हीकल क्या करेगा, मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव करेगा, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहेंगे इसे। एंड दूसरा आपके पास में क्या आता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला जो डायरेक्शन है, विड्थ वाला जो डायरेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डायरेक्शन कहेंगे इसे। ट्रांसवर्स बोलोगे या फिर लेटरल कहोगे, आगे दोनों समझ में पॉइंट। तो एक होगा आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जैसे ये है लेंथ, इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है व्हीकल, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। एंड ये वाला डायरेक्शन है एक, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर लेटरल डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में व्हीकल का मूवमेंट होगा दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एंड जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है मूवमेंट के उसको क्या बोलते हैं, विड्थ वाला डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डायरेक्शन कहा जाता है। हो गया, अब आगे से डायरेक्टली यूज करोगे तुम वर्ड्स, ठीक है, कि भाई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो खुद से कुछ आना चाहिए समझ में, मतलब कौन सा डायरेक्शन की बात हो रही है, लेंथ वाली, और लेटरल मतलब विड्थ वाली की बात हो रही है। अब बात करते हैं रोड पे स्लोप की। रोड पे स्लोप प्रोवाइड करवाए जाते हैं, स्लोप्स। स्लोप का मतलब समझते हैं हम, क्या मतलब होता है, हाँ, सरफेस को आपने इंक्लाइन कर दिया ना, जैसे स्लोप का मतलब क्या है भाई, ये ऐसे थी रोड, इस तरह से रोड थी, आपने ऐसे कर दिया इसको, ये स्लोप ही तो एक तरह से, ये स्लोप है। रोड पे अलग अलग डायरेक्शंस पे स्लोप प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनका बहुत सारे रीजन होते हैं प्रोवाइड करने के, रीजन अपना वन बाय वन आते रहेंगे। सो मेनली हम बात करेंगे, दो डायरेक्शन होते हैं रोड के, एक तो होता है कौन से वाला, लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा होता है आपके पास में ट्रांसफर डायरेक्शन होता है। रोड को स्लोप प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, स्लोप्स आर प्रोवाइडेड टू द रोड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। उसके बहुत सारे रीजन निकल कर आएंगे आपके पास, क्या रीजन होते हैं वो तो आगे देखेंगे जब इसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी डिटेल नहीं करवाई जा रही है, जस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे अप्लाई करने हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है। अभी डिटेल तो कब आएगी इनकी, आगे आएगी डिटेल, डिटेल आएगी बहुत अच्छे से आगे, अभी तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड हमें यूज करने हैं। तो रोड को स्लोप दिया जाता है किस डायरेक्शन में, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी कि कौन से डायरेक्शन में, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग स्लोप दे दिया आपने, दैट स्लोप इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट। इस स्लोप को क्या कहते हैं, इसे ग्रेडियंट कहा जाता है। सो ग्रेडियंट इज अ स्लोप व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द रोड इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, लेंथ के डायरेक्शन में जो स्लोप देते हैं हम रोड को, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे ये है लेंथ, ऐसे जा रहा है व्हीकल, इस तरह से व्हीकल कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है व्हीकल, ये लेंथ है रोड की, आपने इसको ऐसे ना रख के इसको ऐसे कर दिया, ये क्या प्रोवाइड कर दिया आपने, स्लोप प्रोवाइड कर दिया ना, कौन से डायरेक्शन में है, लेंथ के डायरेक्शन में है ना, दैट स्लोप विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेडियंट कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेडियंट कहेंगे। अब इसका रीजन क्या है वो तो आगे देखेंगे कि भाई क्यों प्रोवाइड करना पड़ जाता है। सो ग्रेडियंट इज द स्लोप व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द रोड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। आया समझ पॉइंट, ये कंडीशन आ गई है। यहां से जैसे मसूरी जाएंगे, मसूरी जाते समय तुम्हें पूरी की पूरी रोड पे क्या दिखाई देगा, ग्रेडियंट दिखाई देगा, और वो कौन से डायरेक्शन में है, वो लेंथ के डायरेक्शन में ही तो चल रहा है ग्रेडियंट, वो जो स्लोप चल रहा है उसी को क्या कहते हो तुम, देखो ग्रेडियंट है। आया समझ में कंडीशन, क्लियर है। तो ये एक तो स्लोप आपने डिस्कस करा कौन से डायरेक्शन में,
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। स्लोप है कौन से डायरेक्शन का, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का ना। चलिए अब आते हैं कौन से डायरेक्शन पे, ट्रांसवर्स वाले पे, जो ट्रांसफर डायरेक्शन है आपके पास में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। सो द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ये भी दो तरह के स्लोप होंगे ट्रांसफर डायरेक्शन में, एक होगा क्या, कैम्बर, एंड द सेकंड विल बी व्हाट, सुपर एलिवेशन। एक कैम्बर है एंड सेकंड क्या बनेगा आपके पास में, सुपर एलिवेशन बनेगा। ये दो तरह के स्लोप आएंगे आपके पास कौन से डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में। जैसे कैम्बर, अब कैम्बर का मतलब समझो, कैम्बर पहली बात तो स्लोप है कौन से डायरेक्शन का, ट्रांसफर डायरेक्शन का ना। ट्रांसफर डायरेक्शन में दिया जा रहा है, यानी कि विड्थ के डायरेक्शन में दिया जा रहा है वाला जो स्लोप है। सुपर एलिवेशन भी वही है कि जो विड्थ के डायरेक्शन में ही दिया जा रहा है। ये भी कौन से डायरेक्शन में दे रहे हैं, विड्थ के डायरेक्शन में ही दे रहे हैं। अब देखो जरा कैसे हो रही है कंडीशन। रोड पे जैसे बारिश होगी, बारिश का पानी रोड पर रुकना नहीं चाहिए किसी भी वजह से, बारिश का पानी रोड पे रुकना नहीं चाहिए। बारिश का पानी जैसे ही रोड पे आया, हम कोशिश ये करेंगे उसको साइड में ड्रेन आउट करवा दो आप रोड के सरफेस पे से, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और वो दिक्कतें कौन कौन सी हैं वो आपको पॉइंट आगे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी अगर बारिश का पानी कहाँ पे रुका, तो रोड पे रुका, तो बहुत सारी दिक्कतें आपके पास में हो जाएगी। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें बारिश के पानी को रोड पे से ड्रेन आउट करना है तो तुम्हें वहां पे स्लोप देना पड़ेगा रोड पे। बिना स्लोप के क्या पानी फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पर इस फ्लोर पे थोड़ा पानी डाल दो लाके, ये पानी फ्लो नहीं करेगा, यहीं पे रुक जाएगा जहां पे पानी डलेगा। अब इस सरफेस को थोड़ा स्लोप दे दो, इस फ्लोर को थोड़ा स्लोप दे दो, पानी एकदम से क्या करेगा, फ्लो करेगा। आया समझ में कंडीशन। तो बारिश का जो पानी गिर रहा है रोड के ऊपर आके उसको कहाँ पहुंचाना है, रोड से बाहर पहुंचाना है, तो तुम्हें रोड को क्या देना पड़ेगा, एक स्लोप देना पड़ जाएगा। रोड को क्या देना पड़ेगा, हमें स्लोप देना पड़ेगा। वो स्लोप कौन से डायरेक्शन में दे रहे हो तुम, ट्रांसफर डायरेक्शन में दे रहे हो। अब प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं वो पॉइंट समझो। जैसे जैसे ये है कंडीशन, देखो भाई ये रोड है, ठीक, ये है आपके पास में एक लेन और ये दूसरी लेन है। व्हीकल जा रहे हैं इस तरह से, ऐसे व्हीकल जा रहे हैं, लेंथ ये है, और ये क्या है, ये विड्थ है, ये विड्थ का डायरेक्शन है। ये जहां पे ये दोनों लेन, ये मान लीजिए रोड का सेंटर है, जहां पर ये मीट कर रही है ना, ये एक अलग लेन है, ये दूसरी लेन है, ये क्या है इनके बीच में, रोड का सेंटर है। आपने क्या करा, इसको ऐसे उठा दिया, सेंटर को, सेंटर को ऐसे उठा दिया किसके रेस्पेक्ट में, एजिस के रेस्पेक्ट में। सेंटर को उठाया किसके रेस्पेक्ट में, एजिस के रेस्पेक्ट में। तो क्या ये स्लोप डेवलप हो गया, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ स्लोप डेवलप, स्लोप डेवलप करा दिया आपने। लेकिन ये स्लोप कौन से डायरेक्शन में हुआ है, ट्रांसवर्स में हुआ है ना डेवलप, लॉन्गिट्यूडनल में थोड़ी स्लोप है, स्लोप है ट्रांसफर डायरेक्शन में। एंड दैट स्लोप का पर्पस, इसका पर्पस क्या है स्लोप का, जैसे पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, सडनली बाहर जाएगा रोड के सरफेस पे से। इस स्लोप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैम्बर, दैट इज कॉल्ड एज कैम्बर कहते हैं इसको, कैम्बर कहेंगे इसे। सो आया समझ में कैम्बर का मतलब क्या है। सो कैम्बर एक स्लोप है जो कि प्रोवाइड करते हैं कौन से डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में, बाई एलिवेटिंग द सेंटर। रोड का सेंटर उठा दिया आपने किसके रिस्पेक्ट में, एजिस के रिस्पेक्ट में, बाई एलिवेटिंग द सेंटर ऑफ द पेमेंट हाईवे विद रिस्पेक्ट टू द एजिस टू ड्रेन आउट द रेन वाटर, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर। ये पर्पस निकल कर आगे कैम्बर का बताओ। आया समझ में स्लोप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी कहानी आ गई डेफिनेशन में। सो कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन आउट द रेन वाटर ना, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर। सो ये कैम्बर हो गया आपके पास में ना। अब इसके बारे में भी एक वर्ड लिख लेते हैं जस्ट, बाकी तो इसको आगे डिटेलिंग में डिस्कस करना ही है। ये डिटेलिंग नहीं हुई है कुछ इसकी, जस्ट एक यूज करना था थोड़ा सा, तो थोड़ा आइडिया दिया है जस्ट। सो कैम्बर क्या था, पर्पस रेन वाटर ना, रेन वाटर, और प्रोवाइड कैसे किया, बाई एलिवेटिंग सेंटर, बाई एलिवेटिंग, ये पॉइंट आ गया आपके पास में, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या, सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन भी एक स्लोप है कौन से डायरेक्शन का, ट्रांसफर डायरेक्शन का ही स्लोप है, लेकिन इसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस है अलग, और पर्पस क्या है वो आगे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं,
वही सेम ट्रांसफर डायरेक्शन में स्लोप दे रहे हो, लेकिन किस तरह से, ये है आपके पास में एक लेन, ये दूसरी लेन है, ये इनका सेंटर है, इस बार आपने सेंटर को नहीं उठाया। लेट अस सपोज करो ये है आउटर साइड और ये कौन सी साइड है, इनर साइड है, आपने क्या करा, आउटर को उठा दिया इस तरह से, किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में। देखो आया समझ में कैसे, आउटर को उठा दिया किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में ना, ये स्लोप आ गया क्या लेटरल डायरेक्शन में, आ गया ना स्लोप, एंड दैट स्लोप इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। सो इसको कहा जाता है सुपर एलिवेशन। इसका पर्पस क्या है, पर्पस आएगा आपके पास में आगे निकल के, पर्पस आगे डिस्कस करेंगे, इसका क्या पर्पस होगा आपका बहुत डिटेल में डिस्कस होगा आपके पास ना, अभी तो जस्ट वर्ड्स का मीनिंग समझाया जा रहा है ओनली। सो सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है, स्लोप ही तो है, पर्पस क्या रहा इसका, पर्पस तो चलो लिख देता हूं मैं, वैसे लिख देता हूं जस्ट, लेकिन बताऊंगा बाद में इसको ना, अभी बताया नहीं है इसके बारे में कुछ भी, अभी तो जस्ट लिख दिया है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जस्ट लिखा है ऐसे बताने के लिए सिर्फ अभी, लेकिन आगे डिटेल में डिस्कस हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। सुपर एलिवेशन कैसे देना है और प्रोवाइड कैसे किया, आउटर एज एलिवेटेड, आउटर एज को आपने क्या कर दिया है, एलिवेट कर दिया ना, आया समझ में पॉइंट, ये कंडीशन आ गई। ये तो तीन बेसिक टर्म्स थे आपके पास में, अब ये तीनों आप डायरेक्टली आगे यूज करोगे ऐसे, अब डायरेक्टली बोल देंगे आगे कि भाई सुपर एलिवेशन दिया रोड पे, कैम्बर दे दिया रोड पे, ग्रेडियंट दिया रोड पे, तो उनका मीनिंग आ जाएंगे ना, खुद से कुछ समझ में अभी कम पड़ती है कि भाई क्या मतलब था, ये नोट कर लो ऐसे, जस्ट ऐसे लिख लो शॉर्ट में एकदम। हो गया, देख लिया। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है आपके पास ना, अब इसके बारे में और बाकी मेरे ख्याल से अपना कल करते हैं कंटिन्यू ना, क्योंकि फर्स्ट डे है एकदम से 3 घंटे का ड्यूरेशन, वैसे हमारा नॉर्मली कितना रहता है, 2.5-3 घंटे के आसपास चलती है क्लासेस ना, 2.5-3 घंटे के आसपास का नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है आपके पास में, बट सिंस थोड़ा सा इतनी अभी हमें नहीं लगता कि एकदम हैबिट होगी इतनी कि 3 घंटे लेके चलें, क्योंकि अभी जस्ट पास आउट भी हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे 1-2 दिन में ऐसे रखते हैं स्लो थोड़ा, उसके बाद अपने आप क्या कर लेंगे, धीरे धीरे ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो थोड़ा सा जिससे कि 1-2 दिन में थोड़ी हैबिट बन जाए बैठने की, 2 घंटे 2.5 घंटे 1.25 घंटे की, इसलिए ठीक है अभी थोड़ा कम रख रहे हैं, फिर अपने आप आगे जो है 2-3 दिन हैबिट बनते ही बढ़ाना शुरू कर देंगे ड्यूरेशन को। बताइए क्लियर है, तो इसमें कुछ पूछना है अगर टेक्निकल में तो पूछो, जो भी हुआ है आपके पास में, कुछ भी पूछना है किसी तरह का पॉइंट कोई, ये क्लियर है सब, कोई और बाकी किसी तरह का स्पीड का इशू या फिर कुछ ऐसा कि भाई स्पीड तेज है पढ़ाने की या स्लो है, ऐसा कुछ, तो बाकी मैंने तुम्हें सारे बेसिक पॉइंट समझा ही दिए हैं कैसे कैसे लेके चलना है, 2-3 रेफरेंस बता रखी हैं क्वेश्चंस की, और बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्ट लगभग 250-300 350 क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ जाएंगे, इतने क्वेश्चन तुमने कर लिए तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देना है कि भाई ये वाला भी सॉल्व कर लूं, ये बुक भी उठा लूं, वो बुक भी उठा लूं, पहले ये 2 लेके चलो बस, ऐसे नहीं कह रहा कि और कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, लेकिन शुरू में क्या टारगेट रखना है, बस इन दोनों का टारगेट रखना है अभी, जस्ट गुप्ता एंड गुप्ता का प्रीवियस ईयर का नोट्स का, क्लास नोट्स का, बाकी जब ये दोनों कर लोगे 2-3 बारी, उसके बाद क्या उठाना, तीसरी चीज उठाना, फिर वो कौन सा है, यूथ कॉम्पिटिशन वाली बुक है, वाईसीटी वाली, बस उसके बाद में करना वो चीज सॉल्व,
अभी नहीं करना उसको। इतना भी अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएगा हाईवे में कवरेज पूरा। रिवीजन का बता दिया कि क्वेश्चन करना बस आराम से, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको रिवाइज करना है, जो होते जाएंगे उनको भी रिवीजन में लेके चलना है। और रिवीजन का क्या तरीका रहेगा उनका, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन उठा के बैठो, अपने आप 2 क्वेश्चन करोगे 10 कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे अपने आप, ये तरीका रहेगा सिंपल। और डाउट्स का तुम्हें बताया 2-3 तरीके हैं तुम्हारे पास में, जैसे कन्वीनियंट लगेगा वैसे अपने हिसाब से पूछ लेना भाई, क्लास में पूछ लो, बाद में पूछ लो, टाइम चाहिए एक्स्ट्रा टाइम ले लो, घर से मैसेज करना है मैसेज कर दो, जैसे ठीक लगे अपने हिसाब से वैसे कर सकते हैं। नोट्स प्रॉपर नोट्स बताए जाएंगे, हर चीज के लिखवाए जाएंगे सारे प्रॉपर्ली। इससे अलावा कुछ भी अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने हिसाब से तो वो तुम अपने हिसाब से नोट कर सकते हो। ऐसे नहीं देखना कि नोट्स मेरे गंदे हो जाएंगे या बहुत सुंदर दिखेंगे, भाई नोट्स तुम्हें आने चाहिए बस समझ में, चाहे कैसे भी लिखो उनको, किसी और को थोड़ी वाड़ने हो जाके, अपने हिसाब से पढ़ो उनको बस अच्छे से, बस तुम्हें समझ में आ जाए इस हिसाब से लिख लो खाली, बस ये पॉइंट है सिंपल सा। बाकी तो अपना उसके बाद बेसिक समझा दिया कि क्या है सब्जेक्ट, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, वो सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब थोड़े से 2-4 टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करें हैं, इसके बाद कल से आपका प्रॉपर्ली शुरू कर देंगे सब्जेक्ट चैप्टर जो है। मेनली शुरू हो ही गया है, सब सब्जेक्ट का ही है जो भी है, ग्रेडियंट्स, ये कैम्बर शॉर्ट, सुपरइलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी जस्ट इंट्रोडक्शन दी है अभी, बेसिक इनका आगे डिस्कस होगा, डिटेलिंग इनकी सारी की सारी कैसे क्या चलेगा आपके पास। ठीक है, बाकी और कुछ अपना पूछना है तो पूछो, अदरवाइज कल से फिर सेम 10 बजे रहेगा टाइमिंग ना। तो शुरू में 1-2 दिन थोड़ा सा वही लेके चलेंगे, 2 घंटे के आसपास, 2 सवा 2 घंटे, 2-3 दिन हैबिट डेवलप कर जाए एक बार, उसके बाद में थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम बढ़ा लेंगे, बट नॉर्मली 2.5 घंटे के आसपास तो मेरे ख्याल से चलता ही है ड्यूरेशन ना, 2.5-3 घंटे के आसपास। बताओ बाकी सब और कुछ, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू।